तो भाई आज हम आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से इस जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये ऑल यूजी कोर्सेज में होता है। किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, किसी को फोर्थ में, किसी को फिफ्थ में और किसी को सिक्स सेमेस्टर में मिलता है। तो आप लोगों के पास ये किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है। बाकी भाई लेटेस्ट सिलेबस जो है आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। यही सारा आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए ये कंटेंट तैयार करा है, जिससे भाई आप लोगों का 95% सिलेबस भी जो है कवर अप हो जाएगा। जो 5% सिलेबस छोड़ा गया है वो वाला छोड़ा गया है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यही सब जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है और उसे भाई इस वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने भाई एक अलग से वीडियो बना रखी है। उसमें इंग्लिश मीडियम में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। वो वीडियो आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता कह लो या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस कह लो, इस चीज को समझना है कि भाई ये होती क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा के अलग तरीकों से कई बार पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। कैसे ही पूछे वही सारी चीजें बता रही जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले देख लेते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। तो भाई देखो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के शब्दार्थ और इसकी विशेषता के मॉडल के बारे में बताना है। ठीक है, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ये बार ऑन मॉडल होता है, ये क्या होता है, इस चीज को समझाना है। इसका क्या महत्व होता है उस चीज को समझाना है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रभावी व्यक्ति, एक इफेक्टिव पर्सन जो होता है, और सामाजिक कामकाज के लिए कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव पर्सन बनने के लिए, इसके साथ साथ सामाजिक कामकाज के लिए कहीं ना कहीं जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ये किस तरीके से भाई हमें गाइड करने का काम जो है वो करती है, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, एक छात्र के रूप में कहीं ना कहीं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कौन सा मॉडल आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा, प्रासंगिक लगा, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, या फिर भाई भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए व्यक्ति को किन किन चीजों पे वर्क करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझानी है। इसके अलावा भावनात्मक वृद्धि को कहीं ना कहीं परिभाषित करना है, भावनात्मक वृद्धि क्या होती है। ठीक है, इसके साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किन्हीं दो मॉडल के बारे में बताना है। ठीक है, या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषाएं जो है, उन परिभाषाओं को, डेफिनेशन को कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लेन करनी है अपने क्वेश्चन के अंदर। तो आइए सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा, है ना भाई। तो देखो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भावनाएं क्या होती है, हमारे इमोशंस क्या होते हैं। देखो, कभी कभार क्या होता है, हमारे को दुख होता है, कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, कभी हम समझ में नहीं आता, लो फील करने लग जाते हैं, चीजें समझ में नहीं लग जाती। ठीक है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के इमोशन जो है वो होते हैं। अब इसमें इंटेलिजेंस क्या आ जाती है, तो भाई इंटेलिजेंस का मतलब हो जाता है अपनी इमोशंस के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल हो जाना, कि हमें कुछ फीलिंग्स आ रही है तो हम अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। हम आप किसी को लेकर कुछ भावनाएं आ रही है, कुछ फीलिंग्स आ रही है, हमें कभी गुस्सा महसूस हो रहा है, कभी हमें अच्छा महसूस हो रहा है, कभी हम दुखी महसूस कर रहे हैं। इन सबको समझना और इन सब के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेना, यही होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, ठीक है भाई, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ना भाई कुछ डेफिनेशन है, कुछ भाई थिंकर हुए, कुछ अलग अलग दार्शनिक हुए, उन लोगों ने कही ना कि इसकी भाई कुछ डेफिनेशन भी दे रखी है। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आपको डेफिनेशन एग्जाम में ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ, जैसे कि भाई पीटर सोल्वे और जॉन मेयर, इन्होंने क्या कहा भाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में। तो देखो, इनका मानना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं की निगरानी करता है, इसके साथ साथ भाई विभिन्न भावनाओं के बीच में डिफरेंस करता है, और इसी जानकारी का यूज करके विचारों और कार्यों को कहीं ना कहीं गाइड करने का काम भी करता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ना, एग्जिट आपको ऐसी ऐसी चीज आपको ऐसी लिखनी है जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी की 3 डेफिनेशन आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझने ऐसा कुछ है नहीं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। इस महत्व को कहीं ना कहीं हम समझेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर।
तो सबसे पहला भाई इसका इंपॉर्टेंस जो आ जाता है ना भाई, वो आता है भाई व्यक्तिगत कल्याण में सुधार लाता है या फिर इंप्रूव पर्सनल वेलबींग। तो देखो जब हम अपने इमोशंस को समझने लग जाते हैं, जब अपनी भावनाओं को समझने लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने ऊपर अपने इमोशंस पे कहना कि कंट्रोल करना जो है वो सीख जाते हैं। और एक बार व्यक्ति अब इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्राप्त कर ले, तो जाहिर सी बात है अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है। अपने इमोशंस पे अगर हमें कंट्रोल हो जाए तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशन में ला सकते हैं। इसके अलावा ये पारस्परिक संबंधों को मजबूत बनाता है, एनहांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। भाई अगर हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है तो कहीं ना कहीं हम दूसरों को इमोशंस को भी समझ सकते हो। इससे क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति के साथ भी। हमारा वो जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में कहीं ना कहीं योगदान जो है वो देता है। इसके अलावा प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देता है, प्रमोट इफेक्टिव लीडरशिप। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं हम अच्छी लीडरशिप जो है वो कर सकते हैं, अच्छा नेतृत्व जो है वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपनी भावनाओं को समझ में अगर हमें अपनी खुद की भावनाएं समझ में आ रही, खुद की फीलिंग समझ में आ रही, खुद के इमोशन समझ में आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की भावनाओं को, दूसरी फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग सही तरीके से रिएक्ट जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा एक कार्यस्थल पर सफलता बढ़ाता है, बूस्ट वर्क प्लेस सक्सेस। तो देखो एक अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति जो होता है भाई, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम जो है वो कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे खुद की भावनाओं पे भी कंट्रोल है और मैं सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझ रहा हूँ ना भाई, कि सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाला कैसे सोच रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाए तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे अच्छे तरीके से काम जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा संघर्ष समाधान में मदद करता है, सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन। तो देखो जिसको अपने इमोशन पे कंट्रोल हो, कहीं ना कहीं समाधान की ओर ही जाता है, सोल्यूशन की ओर जाता है, कि कुछ भी दिक्कत चले, कुछ भी परेशानी चले, तो कहीं ना कहीं उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, इन चीजों पे कहीं ना कहीं वर्क वो व्यक्ति जरूर करेगा। इसके अलावा भावनात्मक सहन शक्ति को बढ़ाता है, इंक्रीज इमोशनल रेजिलेशंस। देखो एक अच्छी हाई क्वालिटी का इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल हो चुका है, अपनी भावनाओं पे कहीं ना कहीं, अपनी इमोशंस पे कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल हो चुका है। तो अगर उसकी लाइफ में फेलियर्स आ जाते हैं, निराशाएं आ जाती है, चुनौतियां भी आ जाती हैं, तो भी वो व्यक्ति जल्दी तो नहीं टूटेगा। मतलब देखो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक की लाइफ में भाई बहुत जल्दी कुछ टफ सिचुएशन आई, कोई फेलियर आ गया, उन्हें तुरंत ही हार मान ली कि नहीं भाई मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा वो चीजें। और ठीक ऐसे व्यक्ति से अपनी इमोशन पे कंट्रोल, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल है, उसकी लाइफ में भी अगर फेलियर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सही तरीके से डील करने की कोशिश जो है वो करे। इसके अलावा ये व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है या फिर एनकरेज पर्सनल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं भाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करता है। भाई देखो अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करो ना, तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सक्सेस जो हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में होता क्या है ना, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम चीजों में बहक जाते हैं, कभी इस चीज में लग जाते हैं, कभी इस चीज में लग जाते हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं एक सक्सेस जो है वो हासिल नहीं कर पाते। अगर आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल है तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है वो पक्की हो सकती है। अब भाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जो भाई अलग अलग मॉडल है, उन मॉडल को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहला मॉडल आता है भाई एबिलिटी मॉडल या फिर एबिलिटी मॉडल। और किसके द्वारा दिया गया भाई? ये पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर के द्वारा। भाई देखो पीटर सॉल्वे जो है वो और जॉन मेयर जो है, इन्होंने कहीं ना कहीं भाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता कह लो या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस कह लो, इसे सबसे पहले दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहा था कि भैया इमोशनल इंटेलिजेंस तो कुछ होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं सबसे पहले दुनिया के सामने चीजें लेकर आए थे। इसके भाई कुछ चार मुख्य घटक है, उन चार मुख्य घटकों को कहीं ना कहीं या फिर की फीचर को मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या मुख्य घटक है? तो सबसे पहला घटक आता है भावनाओं को पहचान करने की क्षमता, रिसीविंग इमोशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि भावनाएं कैसी, फीलिंग्स कैसी है, कैसे इमोशंस है हमारे। मतलब मैं अपने इमोशंस को तो समझ गया कि भाई मेरे को कभी यहाँ पे दुख महसूस होता है, कभी यहाँ पे भाई सुख अच्छा महसूस होता है, यहाँ पे मैं स्ट्रेस फील करने लग जाता हूँ, यहाँ पे मैं डिप्रेस हो जाता हूँ बहुत सारी चीजें पे, है ना। सामने वाला भी भाई कब कैसा महसूस कर रहा है, उसकी क्या भावना है, क्या फीलिंग्स है, ये चीजें समझना सबसे पहले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, दूसरों के चेहरे के हाव से कह लो, आवाज से कह लो। मतलब कभी बार होता है लोगों की टोन बहुत ज्यादा तेज होती है, बट कुछ समय बाद उनकी टोन बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा धीरे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चेहरे के हाव से, शारीरिक संकेतों से, है ना, आवाज से कहीं ना कहीं, है ना, इनके जरिए पे कहीं ना कहीं हम दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा भावनाओं का उपयोग करने की क्षमता, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटीज थिंकिंग। तो देखो इस स्तर पे क्या होता है, व्यक्ति भावनाओं का उपयोग सोचने और निर्णय लेने में करता है। ठीक है, सकारात्मक जो पॉजिटिव भावनाएं होती है, जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं भाई हमें अच्छे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं भाई हमें समस्याओं में डालने का काम कहीं ना कहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सोचने व निर्णय प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक उपयोग कर लेता है, वह अधिक रचनात्मक, उत्पादक और लक्ष्य निर्धारित केंद्र बनाता है। मतलब अगर मेरे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल, तो मैं अपने इमोशंस को पॉजिटिव वे में यूज कर सकता हूँ। भावनाओं को समझने की क्षमता, तो मैंने भावनाएं पहचान ली, भावनाओं का यूज करना सीख लिया, अब पर मुझे भावनाओं को समझना भी तो पड़ेगा ना, मेरी भावनाएं जो है वो किस तरह की, वो बदल क्यों रही है। मतलब किस कभी मुझे गुस्सा ज्यादा क्यों जाता है, कभी मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, कभी मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, इसके पीछे की क्या रीजन है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को पहले समझना भी पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भावनाओं को प्रबंधन,
करने की क्षमता। अब भाई कुल मिला के भाई उन भावनाओं को, उन इमोशंस को मुझे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा तो भाई मैं रिएक्ट ना करूँ ज्यादा, मैं अपने भावनाओं पे, अपने इमोशंस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना सीखूं। ठीक है, कंट्रोल करना अपनी फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट मॉडल, आता है भाई आप लोगों का मिक्स्ड मॉडल। ये मिक्स्ड मॉडल किसने दिया था? तो भाई डैनियल गोलमैन ने दिया था। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लेना। सीधा मिक्स्ड मॉडल के 5 प्रमुख घटक हैं, उन घटकों को समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या घटक है। सबसे पहले आता है भाई आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस। ये क्या होती है भाई? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है सबसे पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा मुझे कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे, मेरी थिंकिंग क्या है, मेरी मेरे थॉट क्या है, मैं कब गुस्सा होता हूँ, कब मैं खुश होता हूँ, कब मैं बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ, कब मैं बहुत ज्यादा बुरा महसूस करता हूँ, कब मुझे भाई स्ट्रेस होने लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आत्म जागरूकता करनी पड़ेगी, सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ेगी, खुद को मुझे समझना पड़ेगा। फिर आता है भाई आत्मनियमन या फिर सेल्फ रेगुलेशन। तो देखो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाता है कि भाई मुझे, अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैं ज्यादा रिएक्ट ना करने की कोशिश करूँ। ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है तो भी मैं ज्यादा रिएक्ट ना करूँ, चीजों को मैं कंट्रोल कर लूँ। मतलब कुल मिला के अपनी भावनाओं पे, अपनी फीलिंग्स के ऊपर मेरा एक कंट्रोल हो जाना ही आत्मनियमन कहलाता है। इसके अलावा आता है भाई प्रेरणा, मोटिवेशन। देखो गोलमैन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग अपनी आंतरिक प्रेरणा से संचालित होते हैं। मतलब वो दूसरी चीज से मोटिवेट नहीं होते, बल्कि अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं। वो उन्हें मोटिवेट होने के लिए किसी भारी चीज की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज खुद से ही मोटिवेट हो सकते हैं। फिर आता है भाई सहानुभूति कह लो या फिर एम्पैथी कह लो। भाई देखो सहानुभूति का मीनिंग होता है दूसरों की भावनाओं, जरूरतों, दृष्टिकोणों को कहीं ना कहीं समझना। ठीक है, ये केवल दया नहीं है बल्कि भावनात्मक समझ है कि भैया मेरे को दूसरों की फीलिंग्स की कदर है, दूसरों की भावनाओं की कदर है, दूसरों की भावनाओं को मैं समझता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं उनके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, किसी को बुरा लग रहा था, अब ये किसी को बुरा लग रहा है किसी चीज का, और मैं जाकर उस पर चिल्ला रहा हूँ, उस पर जाके और गुस्सा करूँ, गलत है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मुझे मुझे मेरे अंदर कहीं ना कहीं सहानुभूति जो है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक कौशल या फिर सोशल स्किल्स। देखो इस घटक में कहीं ना कहीं व्यक्ति दूसरों के साथ कहीं ना कहीं प्रभावी ढंग से संवाद करता है, सहयोग करता है और कहीं ना कहीं संबंध कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, विवाद समाधान कौशल कहीं ना कहीं चीजें जैसी ऐसी चीजें कहीं ना कहीं होती है। तो बस भाई नेक्स्ट आप लोगों का मॉडल आता है भाई ट्रेट मॉडल। ट्रेट मॉडल का विकास जो है किसने करा था भाई? कॉन्स्टेनोस पैट्रिडोस। ठीक है, या फिर केवी पैट्रिडस, इन्होंने किया था। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, इनका परिचय आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके भाई ट्रेड मॉडल के भाई घटक कौन से हैं, उन घटकों को सीधे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले कल्याण या फिर वेलबींग। देखो इस घटक के अंदर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है उसकी जो भावनाएं होती है वो कहीं ना कहीं संतुष्टि, आत्मविश्वास और आशावाद वाली होती है। ठीक है, इसमें संतुष्ट होगा, मुझे चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आत्मविश्वास मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। ठीक है, जो व्यक्ति उच्च कल्याण रखता है, वो सकारात्मक या फिर पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, आत्मविश्वासी होता है और जीवन को लेकर कहीं ना कहीं आशावादी होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव के अंदर भी, स्ट्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दृष्टिकोण जो है वो बनाकर रख सकता है। इसके अलावा आत्मनियंत्रण या फिर सेल्फ कंट्रोल, मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल हो जाना, अपने खुद के विचारों पे, खुद के थॉट पे, खुद के डिसीजन के ऊपर कहीं ना कहीं मेरा पूरा तरीके से कंट्रोल हो जाना ही सेल्फ सेल्फ कंट्रोल या फिर आत्मनियंत्रण कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा भावनात्मक या फिर इमोशनली, यह व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने की, समझने और व्यक्त करने की क्षमता को कहीं ना कहीं दिखाता है। ठीक है, इसमें सहानुभूति, भावनात्मक अभिव्यक्ति और भावनात्मक समझ कहीं ना कहीं आज ये सब चीजें कहीं ना कहीं शामिल जो है वो होती है। इसके अलावा आता है सामाजिकता या फिर सोशलेबिलिटी। देखो यह घटक क्या होता है, व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों को संभालने, प्रभावी संवाद करने और दूसरों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की क्षमता पे कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। ठीक है, इसमें सामाजिक आत्मविश्वास, नेतृत्व की क्षमता और सामाजिक जागरूकता कहीं ना कहीं शामिल होती है। नेक्स्ट मॉडल आता है हम लोगों का भाई इमोशनल सोशल मॉडल, जो दिया था भाई रूबेन बार ऑन ने। ठीक है, इनका परिचय यहाँ पे आप देख लेना। मैं भाई इनके मॉडल के क्या घटक है वो घटक सीधे पढ़ा देता हूँ। सबसे पहला भाई अंतर व्यक्तिगत कौशल या फिर इंटरपर्सनल स्किल। देखो इसमें कहीं ना कहीं आत्म जागरूकता हो गई, आत्मनिर्भरता हो गई, भावनात्मकता हो गई, आत्म व्यक्ति हो गई, आत्मूल्यांकन हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके अंदर आती है। आत्म जागरूकता का मतलब आप लोगों को पता है, आत्मनिर्भरता का मतलब आप लोगों को पता है, भावनात्मकता का मतलब आपको पता है। ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति मतलब खुद से बात करना, आत्मूल्यांकन मतलब मैं कोई चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई भी चीज सोच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को एक तरीके से जज करने की कोशिश करूँ, ये होता है आत्मूल्यांकन। ठीक है, यह डोमेन व्यक्ति की अपनी भावनाओं को समझने, उन्हें पहचानने और खुले रूप से कहने की, व्यक्त करने की क्षमता को दिखाने का काम जो है वो करता है। इसके अलावा आता है पारस्परिक कौशल या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स। देखो यह दूसरों की भावना और जरूरतों, दृष्टिकोणों को समझने से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के इमोशन को कहने की, समझने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, इसका नाम सहानुभूति देते हैं लोगों को। ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हैं, है ना, पॉजिटिव कहीं ना कहीं सोच जो है इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा अनुकूल क्षमता या फिर एडेप्टेबिलिटी। तो देखो 12 उनके अकॉर्डिंग बदलती परिस्थितियों में स्वयं को ढालने और समस्या को लचीले ढंग से हल करने की क्षमता इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। देखो जो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंट होता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भी
सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीजों को डील करता हुआ चलता है। भाई तनाव प्रबंधन या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है, हम देखो हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होते हैं, कुछ ना कुछ तनाव होते हैं, ठीक है। कभी हमारी लाइफ में अलग अलग फेज चलते रहते हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं कई बार बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है, चीजें ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। तो ऐसे में उन चीजों से डील करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे में हम कहीं ना कहीं भाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, है ना, लोगों से बात कर सकते हैं, है ना, जितना हम ऐसी सिचुएशन में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले जुले ऐसी सिचुएशन से तभी डील किया जा सकता है। इसके अलावा इस सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति, जनरल मूड, देखो इस डोमेन में कहने की आशावाद और खुशी जैसे तत्व आते हैं जहाँ पे चीजें दिखाती हैं कि भावनात्मक स्थिति कितनी सकारात्मक है और वह जीवन को किस भाव से देखते हैं, ठीक है। जिसका सामान्य मनोवैज्ञानिक स्तर ऊंचा होता है, जो मतलब मेंटली अच्छा होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा एनर्जेटिक रहता है और कहने की पॉजिटिव थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं करता है। लास्ट टॉपिक आता है आप लोगों का भावनात्मक बुद्धिमत्ता के निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कौन कौन से, उन चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस। भाई देखो आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस क्या थी, मतलब अपनी भावनाओं को समझ लेना, अपनी फीलिंग्स को समझ लेना, अपने विचारों को समझ लेना, अपने थॉट को समझ लेना और उनके ऊपर कंट्रोल कर लेना, ये होता है आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। इसके अलावा आत्म नियमन क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपनी भावनाओं को मैंने समझ लिया, अब मेरे को अपनी भावनाओं के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर मेरा पूरी तरीके से कंट्रोल है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। जो भी मेरी रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं मुझे सोच समझ के कहीं ना कहीं देनी है। इसके अलावा प्रेरणा या फिर मोटिवेशन, देखो भावनात्मक बुद्धिमान प्रेरणा का अर्थ है अपने भीतर से लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा, मतलब देखो मोटिवेशन मैंने आपको बताया दो तरीके से मिल सकता है, एक किसी बाहर की चीज से और एक किसी अपने अंदर से, ठीक है। बाहर की चीज से जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, बट अगर हमारे अंदर से किसी चीज को करने का मोटिवेशन आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में चलता है और उसको हम काम करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर से ही उसको मोटिवेशन जो है वो मिलता है, ठीक है, उसे कहीं बाहर की चीजों से नहीं मिलना। इसके अलावा सामाजिक कौशल या फिर सोशल स्किल्स, देखो सामाजिक कौशल का तात्पर्य है दूसरों के साथ प्रभावी संचार, सहयोग और एक लीडरशिप वाली भावना, ठीक है। इसमें कहने की संवाद कौशल, समस्या समाधान, टीम बिल्डिंग, है ना, विवाद का निवारण, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सामाजिक कौशल के अंदर आती है कि मुझे सोसाइटी के साथ मिलकर किस तरीके से मैं रह सकता हूँ। इसके अलावा संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब लोगों के साथ किस तरीके के रिलेशन जो है वो मैनेज में कर सकता हूँ। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके हर किसी के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके कम लोगों के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं या फिर किसी के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो सबके अलग अलग मेंटेलिटी होती है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली इंटेलिजेंट है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं अपने जो रिलेशन है वो अच्छे बना सकता है, ठीक है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। भाई जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है, उस चीज को हमें समझना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके लिए कौन कौन सी भाई रणनीतियां बनाई जा सकती है जिसके जरिए अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सके, वो चीज हमें समझनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई घुमा फिरा के अलग तरीकों से पूछा गया तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से पूछ ले भाई, वही सारी चीजें बताने जो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पे भाई आपका परिचय आ जाता है, आप लोगों का इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। वही परिचय यहाँ पे देख लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ये देखो भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो करता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सिंपली मैंने अपनी फीलिंग्स को समझा, अपनी भावनाओं को समझा, अपने विचारों को, अपने थॉट को समझा, इसके साथ साथ कहने के मैंने उनके ऊपर कंट्रोल करा, इसके साथ साथ भाई मैं दूसरों लोगों को भी कहने की भावनाओं को, फीलिंग्स को कहना कि समझ सकता हूँ, ठीक है। इसी को कहना कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाए तो वो कहीं ना कहीं भाई अपने तनाव को, अपने स्ट्रगल को, अपने संबंधों को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से, मतलब नॉर्मल लोगों से कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से चला सकता है या संभाल सकता है, ठीक है। एक हाई क्वालिटी का कहीं ना कहीं जब उच्च भावनात्मक वाले बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति होते हैं वो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर कहीं ना कहीं संतुलित और आत्मनियंत्रित होते हैं, ठीक है। मतलब उनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल जो है वो होता है, ठीक है। वो कैसी भी सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से डील जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है, परिचय हो गया। अब हम मेनली अपने टॉपिक की ओर आते हैं। क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन में मेनली जो टॉपिक पूछा गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने और बढ़ाने की कहने की विभिन्न रणनीति है या फिर वेरियस टेक्निक टू डेवलप एंड एनहांस इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन से तरीके जिसके जरिए कहीं ना कहीं हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है भाई आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, कोई सेल्फ अवेयरनेस या फिर आत्म जागरूकता सिंपली कि भाई मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा, मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा, मेरे इमोशंस क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे चिंता क्यों होती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट जो है वो होती है।
अब सेल्फ आत्म जागरूकता करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो सबसे पहले माइंडफुलनेस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। देखो नियमित हमें भाई डेली ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हम अपने दिमाग को समझ सकते हैं, अपने माइंड को समझ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आने लग जाते हैं, बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, ठीक है। इन चीजों को कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं, इन चीजों पे कहीं ना कहीं हम कंट्रोल पा सकते हैं माइंडफुलनेस के जरिए, ठीक है। इससे हमें स्पष्ट तरीके से फिर मतलब पता लग जाता है कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, हमारे को क्या सोच रहा, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे को मेडिटेशन के थ्रू या फिर ध्यान के थ्रू पता चल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायरी लिखने के लिए हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को आत्म जागरूकता करनी है या फिर सेल्फ अवेयरनेस करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें डेली डायरी लिखनी चाहिए, ठीक है। आज के समय तो मतलब बहुत सारे लोग लिखते भी होंगे डायरी, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग डायरी लिखते हो, तो कहीं ना कहीं डायरी लिखने से भी कहीं ना कहीं भाई हम आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीडबैक ले, आस्क फॉर फीडबैक। भाई हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, उन चीजों का हमें फीडबैक जो है वो जरूर लेना चाहिए। मान लो आप बहुत पढ़ते हो, सब काम करते हो या फिर आप कुछ भी जो भी करते हो, उससे रिलेटेड आपको फीडबैक जो है वो जरूर लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट करता है, ठीक है। ये आपको कहना है कि आत्म जागरूकता लाने में, सेल्फ अवेयरनेस लाने में मोटिवेट करता है। आपको इससे पता लगता रहता है कि भाई आप क्या करो, क्या नहीं करो, क्या गलत करो, ठीक है, ताकि इससे आपको लोग कहीं ना कहीं फीडबैक जो है वो दे। अगर आपको लोग फीडबैक दे तो कहीं ना कहीं भाई आप चीजों को ये अवेयर जो है वो हो जाते हैं। सेकंड टेक्निक आती है भाई आत्म प्रबंधन या फिर सेल्फ मैनेजमेंट। अभी भाई सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें क्या करना होता है, इसमें कहने की प्रतिक्रिया देने से पहले रुके या फिर पॉज बिफोर रिएक्टिंग। भाई कोई भी बात हो गई, कोई भी बहस हो गई, उसको पहले हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना, तुरंत ही एकदम प्रतिक्रिया नहीं देनी। पहले हमें चीजों को समझना पड़ेगा। भाई अगर किसी के साथ बहस हुई तो बहस क्यों हो गई, क्या बात हो गई, पहले उन चीजों को समझना पड़ेगा। उसके बाद भाई पहले गहरी सांस ले और कहीं ना कहीं उसके बाद अपना जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आता है भाई तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें या फिर प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। कहीं ना कहीं भाई हमें गहरी सांस लेनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमें जो स्ट्रेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें कम महसूस होगा, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा निजी लक्ष्य तय करें। भाई हमें कहीं ना कहीं, हम देखो हम सबके कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल गोल होने चाहिए, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई गोल सेट होना चाहिए। भैया मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इस तरीके से कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल जो है वो जरूर होने चाहिए। इसके अलावा सामाजिक जागरूकता या फिर भाई सोशल अवेयरनेस में देखो सक्रिय रूप से सुनना। देखो भाई सामने वाले की बात को हमें कहीं ना कहीं पहले सुनना। भाई अगर हम दो तीन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक सामने वाला अपनी परेशानी गिनवा रहा है मुझे कि भाई मेरे को ये परेशानी दिक्कत है, और मैं भी अपनी गिनवाने लग जाऊं परेशानी के मेरे को भी चल रही है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अगर हमें अपनी परेशानी गिनवा रहा है, कुछ भी गिनवा रहा है, कुछ सुना रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं सामने वाले को सुनना चाहिए, ठीक है। उसे बीच में हमें टोकना नहीं कि भाई मत बता मेरी कुछ चल रही है, ऐसा नहीं। पहले सामने वाले की परेशानी को सुन लेना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद मतलब उसकी बातों पे कहीं ना कहीं हमें रिएक्ट करना चाहिए कि भाई उसे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, फिर हमें कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं समझाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गैर मौखिक संकेतों को देखें, ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज। देखो हमें भाई आप लोगों को पता है, देखो सिंपल सी बात है, मान लो एक व्यक्ति था, एक बंदा था, ये बहुत ही एक्सट्रोवर्ट था, बहुत ही भाई एकदम मौज मस्ती में रहने वाला बंदा था। बट अगर एकदम से भाई मान लो ये बंदा बहुत ज्यादा शांत हो जाए, बहुत ज्यादा चिप हो जाए, बहुत ज्यादा भाई मतलब लोगों से घुल मिलना बंद कर दे, इसका सिंपली इसकी शरीर से एकदम क्या पता लगेगा। कोई सिंपली भाई कोई ना कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, तभी भाई शांत हो। क्योंकि एक एक्सट्रोवर्ट लड़का अगर एकदम से शांत हो जाए, एकदम से भाई चुप हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई दिक्कत तो चल रही, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं लोगों की भाई शरीर से है ना, उनकी भाषा से, उनकी आवाज की टोन से, उनके चेहरों के भावों पे ध्यान देके कहीं ना कहीं बता सकते हैं कहीं ना कहीं उनको किस तरीके की क्या वो दिक्कत में, क्या कोई परेशानी, ठीक है। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं गैस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। खुद को दूसरों की जगह रखिए, पुट योरसेल्फ इन अदर शूज। देखो कभी भी आपका अगर आपको ये लगे कि भाई सामने वाले ने बहुत गलत करा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस चीज को अगर आप वो सही में गलत है या सही है, उस चीज को समझने के लिए ना भाई सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि अपने आप को एक बार उस जगह पे रख के देखो कि अगर मैं उस जगह होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, ठीक है। इससे हमें चीजें समझ में आ जाती हैं कि भाई अगर सामने वाले ने गलत करा या नहीं करा, ठीक है। कभी बार क्या होता है भाई कुछ भी किसी ने कर दिया और हमें लगता है कि भाई सामने वाले ने गलत करा बहुत, बट एक बार आपको अपने आप को सिचुएशन में रख के देखना चाहिए कि भाई अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता, ठीक है। तो कुछ चीजें कहीं ना कहीं क्लेरिफाई जो है वो हो जाती है। तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आता है फिर भाई संबंध प्रबंधन या फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो रिलेशनशिप मैनेजमेंट अब यहाँ पे क्या करना होता है भाई, देखो संघर्ष समाधान कौशल विकसित करे। भाई मान लो किसी भी विवाद को कहना कि पहले शांति से सुलझाने का अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि भाई विवाद और लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम भी जाके भाई तेड़ पैड़ लात घुसा सब चला रहे, नहीं भाई। पहले भाई विवाद को समझना पड़ेगा, फिर इसको कहना कि शांति से सुलझाने का काम जो है वो हमें करना चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से विश्वास बनाए, बिल्ड ट्रस्ट थ्रू इंटीग्रिटी। तो देखो सच्चे बने, अपने वादे निभाए, अपनी गलतियों स्वीकार करें, विश्वास मजबूत बने और स्वस्थ संबंधों की नींव रखें। देखो एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चलाने के लिए हमें भाई तो भाई सिंपल सी बात है, लॉयल हमें बनना पड़ेगा, लोगों का ट्रस्ट हमें जीतना पड़ेगा, ठीक है। हमारे जो प्रॉमिस है, हमने जो वादे करते लोगों से, वो कहीं ना कहीं हमें पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी के जरिए कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिलेशन जो है वो चल सकता है, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रशंसा और प्रोत्साहन दिखाए। भाई हमें कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरा बहुत अच्छा काम करे तो कहीं ना कहीं हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए भाई, उसके प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। इसी के जरिए कहीं ना कहीं भाई एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है वो मैनेज
किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मोटिवेशन, ठीक है, या फिर मोटिवेशन या फिर प्रेरणा कह लो। ठीक है, तो भाई सार्थक व्यक्तिगत लक्ष्य तय करें। भाई देखो अपने जीवन के, अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं भाई हमें कुछ ना कुछ गोल जो है वो सेट करने पड़ेंगे, या फिर कुछ ना कुछ गोल तो सेट करने चाहिए, जिसको हमें कहीं ना कहीं कुछ समय या फिर मतलब एक टाइम सेट करते हैं कि भाई इस टाइम के अंदर में ये गोल जो है अचीव करना है। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं हम सबको कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं तय जो है वो करने चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक सोच बनाए रखे, मेंटेन पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिव जो थॉट होते हैं ना वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, पॉजिटिव थॉट आने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारा दिमाग हमेशा पॉजिटिव वे में ही वर्क करे। ठीक है, इसके अलावा सफलता की कल्पना करें। देखो भाई कई बार क्या होता है, हमें सफलता मिलती नहीं है, पर हमें कहीं ना कहीं उसको इमेजिन करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट चीजों को करते रहना चाहिए और उसके ऊपर कहीं ना कहीं वर्क जो अपना करते रहना चाहिए। ठीक है, देखो कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हम चीजों पे काम कर सकते हैं, हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है वो हमें मिल भी जाए और हो सकता है हमें ना भी मिले। ठीक है, बट हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं सफलता की कल्पना जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हम लोगों का भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सामाजिक दक्षताओं की भूमिका, द रोल ऑफ सोशल कंपोनेंट्स इन इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आता है भाई सहानुभूति या फिर एम्पैथी। अबे सहानुभूति क्या होती है, ये एम्पैथी क्या होती है? देखो सहानुभूति वह क्षमता होती है जिससे हम दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की आवश्यकताओं को, इन सारी चीजों को कहना कि समझते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखे तो भाई एक प्रबंधक यह देखता है कि कर्मचारी कठिन ग्राहक कॉल के बाद परेशान हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं समय निकालकर उसकी बात को सुनता है, सहारा देता है। इससे कर्मचारी का कहना कि क्या बढ़ता है, मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो सहानुभूति जो हम दूसरों को दिखाते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा कोई बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा दुखी है या फिर किसी के साथ बहुत गलत हुआ है कुछ ना कुछ, आप लोग भी कहीं ना कहीं उसको भाई एक इमोशनल सपोर्ट देने का काम करते हो। यही होता है सहानुभूति दिखाना किसी के लिए, पता किसी के लिए बुरा फील करना और उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट देना, इमोशनली सपोर्ट देना, इसी को कहीं ना कहीं सहानुभूति जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन। देखो संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों, अपनी भावनाओं को कहना कि स्पष्ट तरीके से कहने की दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, अपने विचारों को आदान प्रदान को कहने के हम संप्रेषण जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा विवाद प्रबंधन या फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखो विवाद प्रबंधन का अर्थ है मतभेदों को कहना कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कहना कि सुलझाना। लाइक मतलब किसी के साथ विवाद हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, किसी को कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, इसको पहले हमें समझना चाहिए कि भाई विवाद किस वजह से हुआ, क्या रीजन था, क्यों विवाद हुआ, अब फिर कहने कि हमें उसको सुलझाने का काम जो है वो करना चाहिए। सहयोग और टीम वर्क, फिर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। तो सहयोग का मतलब होता है टीम के साथ मिलकर कहने की क्या करना, वर्क करना, काम करना। ठीक है, हर सदस्य का कहने की कॉन्ट्रीब्यूशन का कहना कि अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देखे तो परियोजना टीम आपस में कार्य और ज्ञान साझा करती है, जिससे कहना की सहयोगी और उत्पादक वातावरण कहना की बनता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के टीम वर्क करना चाहिए हमें। इसके अलावा प्रभाव और प्रेरणादायक नेतृत्व, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप। तो देखो प्रभाव का अर्थ है दूसरों के प्रति, दूसरों को कहना कि मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना और कहना कि गाइड करना। लाइक एग्जांपल देगा तो एक लीडर तनावपूर्ण डेडलाइन का समय में भी सकारात्मक और केंद्रित रहता है। मतलब एक भाई मतलब कितनी भी टफ सिचुएशन हो, अगर आप ग्रुप में और उस ग्रुप के लीडर हो, आप अगर मोटिवेट हो तो आपकी टीम मोटिवेट रहेगी, अगर आप नेगेटिव में सोच रहे हो तो आपकी टीम भी नेगेटिव सोचेगी। ठीक है, तो एक अच्छा एक नेतृत्व करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए कहना कि हमें हमेशा मोटिवेट, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सहयोगात्मक समस्या समाधान या फिर कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कहने की सामाजिक दक्षता वाले व्यक्ति समूह में समस्याओं को मिलकर कहने की हल करने में सक्षम होते हैं। मतलब अकेले समस्या को नहीं करना, अकेले सॉल्व नहीं करना, बल्कि ग्रुप में मिलकर कहने की हमें समस्याओं को समझना पड़ेगा, उसको फिर उसके ऊपर कहने की अपने कंक्लूजन या फिर उसको सॉल्व जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई, अब ग्रुप में करने के क्या फायदा है, तो भाई देखो मेरे एक समस्या है और उसको सुलझाने का कहना कि मेरे पास अब अलग अलग तरीके, अलग अलग माइंडसेट चाहिए, भाई ये अलग सोच के बताएगा, ये अलग सोच के बताएगा, ये अलग सोच के बताएगा, उन सबको कहना कि मिक्स करके एक अच्छा तरीका जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। लास्ट आता है भाई सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। देखो सामाजिक दक्षता व्यक्ति को कहना कि नैतिक और उत्तरदायी व्यवहार अपनाने में कहना कि सक्षम बनाता है। भाई देखो जो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस वाला होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कहना कि काफी ज्यादा नैतिकता आ जाती है। नैतिकता भाई मतलब अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने से छोटों का सम्मान करना। ठीक है, इस तरीके की क्योंकि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अब कहीं ना कहीं आ गए हैं। ठीक है, इससे कहना कि उस एथिक्स जो है, नैतिकता जो है वो कहीं ना कहीं आने लग जाती है। लाइक एक एग्जांपल देखो तो टीम लीडर कार्य में निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखता है, जिससे कहना कि टीम में भरोसा बढ़ता है और संगठन कहीं ना कहीं, संगठन की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं मजबूत होती है। भाई अब ऐसा मान लो एक टीम है, उस टीम के अंदर भाई मैं लीडर हूँ या फिर मान लो आप ही लीडर हो, उस टीम के अंदर आपका भाई भी है एक, है ना, और बाकी लोग भी है। ठीक है, तो भाई अगर मान लो मैं अपने भाई को इंपॉर्टेंस दूंगा तो क्या ये सही है? सिर्फ गलत है भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं सब मेरी टीम का एक हिस्सा ही है। ठीक है, अब मैं उस टीम का लीडर हूँ तो भाई मैं किसी भी तरीके से अपने भाई को पूरी प्रॉपर सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर जो सही करेगा, जो गलत करेगा, मतलब जिस हिसाब से चीजें चलेंगी उस हिसाब से मुझे चीजों को हैंडल जो है वो करना चाहिए, ना कि वो मेरा भाई है तो मैं उसको अलग से सपोर्ट करता नहीं भी। ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई इन दक्षताओं के निर्माण के लिए दो नीतियों का विस्तार से वर्णन करो, टू पॉलिसीज टू डेवलपिंग सोशल कंपोनेंट। मतलब सामाजिक जागरूकता लाने के लिए कहीं ना कहीं मैं दो नीतियों के बारे में बताना है। पहली नीति है भाई आत्म जागरूकता और अन्वेषण की नीति, और फिर सेल्फ अवेयरनेस या फिर एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। ये भाई ये क्या नीति है, इसी को कहना कि हम समझ लेते हैं। सबसे पहले भावनाओं की पहचान या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस। तो देखो इस बिंदु में कहना कि व्यक्ति को अपनी प्रत्येक भावनाओं को पहचानना होता है
उसको एनालिसिस करना पड़ता है कि भैया मेरी क्या फीलिंग्स है, मेरे क्या इमोशंस है, उनको समझना पड़ेगा, उसको कहने की एनालिसिस जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है कि भाई मेरे को गुस्सा कब आता है, मैं कब परेशान हो जाता हूँ, मैं कब चिंता वाली महसूस करता हूँ, मैं कब खुश होता हूँ। ठीक है, ये होता है आत्म जागरूकता का या फिर सेल्फ अवेयरनेस का कहना की पहला स्टेप। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने कहीं ना कि अपने गुस्से को, अपनी उदासी को, अपनी चिंता को, अपनी खुशी को महसूस करना सीखा कि भैया मुझे कब कौन सी सिचुएशन है, फिर कब कौन सा इमोशन जो है वो फील हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी भावनाओं की पहचान करी। फिर आता है भाई आत्मचिंतन या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब अपने मेरे को अब इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अपने कार्यों के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, इन चीजों के बारे में कहीं ना कहीं मैं क्या करूँ, चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। ठीक है, आत्मचिंतन का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक दिन के अंदर आपने क्या चीज करी, क्या नहीं करा, क्या गलत करा, क्या अच्छा करा, ये सारी चीजें आप रात में सोने से पहले एक बार सोचे। फिर मैंने आज सुबह उठा, मैं ये करा था, मैंने ये करा था, मैंने यहाँ ये गलती करी थी, मैं इससे मिला था, मैंने यहाँ पे ये गलती करी थी, फिर मैंने यहाँ पे अच्छी चीज करी। इस चीज को कहना कि आत्मचिंतन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है आत्म जागरूकता के लिए। इसके अलावा आता है भाई ताकत और कमजोरी की पहचान, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें क्या करना होता है भाई, इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। लाइक मैं अपनी कमजोरी बताऊं तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है अटैचमेंट हो जाना। ठीक है, मैं बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। इसी तरीके से भाई आप लोगों की भी अपनी अपनी कुछ ना कुछ वीकनेस होगी, अपनी सबकी, मतलब देखो सबकी लाइफ में सबकी कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी वीकनेस तो होती है। मेरी वीकनेस क्या है, मेरे को मैं बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो सकता हूँ। ठीक है, तो उनके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी वीकनेस के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, बाकी जो मेरी ताकत है वो तो है ही। ठीक है, अगर हम अपनी वीकनेस के ऊपर काम करेंगे तो ये कहना कि हमें और ज्यादा डेवलप होने में कहीं ना कहीं सहायता या फिर मदद जो है वो करेगा। इसके अलावा आता है मानसिक संतुलन और भावनात्मक नियंत्रण, मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल रेगुलेशन। तो कहीं ना कहीं भाई मानसिक संतुलन आना, इसके अंदर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना सीख जाता है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के ऊपर वर्क जो है वो करता है। ठीक है, निरंतर आत्म विकास, कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट। तो देखो आत्म जागरूकता एक निरंतर प्रक्रिया है। यह बिंदु व्यक्ति को खुद को समय पर आंकने, नई सीखने की आदत विकसित करने और आत्म सुधार लाने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट जो है वो करती रहती है। ठीक है, इसमें सबसे जरूरी में फीडबैक लेना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उसका हमें कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से फीडबैक हमेशा लेते रहना चाहिए, ताकि हमें पता रहते रहे कि हम भाई क्या करें, हम सही कर रहे, नहीं कर रहे, गलत कर रहे, क्या कर रहे। ठीक है, चीजें में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है भाई सहानुभूति और संचार विकसित नीति, एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन एनहांसमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है भाई, वो चीजें भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इसमें कहीं ना कहीं सक्रिय श्रवण या फिर एक्टिव लिसनिंग, कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तियों, दूसरे जो लोग हैं, दूसरी जो भी परेशान है, जो भी चिंतित है, फिर कोई भी किसी भी लोगों की बातों को कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई लोग कह क्या रहे हैं, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले समझना चाहिए। देखो आज के समय में होता क्या है ना, अगर कोई व्यक्ति मुझे अपनी परेशानी बता रहा है तो मैं भी अपनी परेशानी बताने लग जाता हूँ। उसकी बात को मैंने सुना नहीं, मैं अपनी गाना गाने लग गया कि भैया मेरे को ये परेशानी है, ये दिक्कत है, चीजें मेरे साथ में चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं करना हमें। अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों को बता रहा है, कोई दिक्कत को बता रहा है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें भाई उसकी समस्या को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। इसे वो कहते हैं सक्रिय श्रवण या फिर एक्टिव लिसनिंग। इसके अलावा गैर मौखिक संकेतों की समझ, अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज। देखो इसमें क्या होता है भाई, कभी कभार हम क्या करते हैं भाई, लोगों के चेहरों के हाव भाव से, उनके उठने बैठने के तरीके से, ठीक है, इन चीजों के जरिए भी कहीं ना कहीं हम उनको ये बता सकते हैं कि भाई ये बंदा परेशान चल रहा है या फिर इसको कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है, जैसे कि भाई लोगों की लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, उनकी टोन, उनके आवाज के उतार चढ़ाव ना, इन सारी चीजों से भी कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि भाई वो बंदा परेशान चल रहा है, फिर उसको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी चल रही है। ठीक है, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि भाई हर व्यक्ति का अपना अपना एक नेचर होता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति का नेचर है भाई वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है लोगों से, बहुत ज्यादा बात करने लग जाता है, और अगर एक ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं शांत हो जाए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दिक्कत तो जरूर होगी। ठीक है, तो कहना कि गैर मौखिक संकेतों को कहना कि हमें समझना पड़ेगा इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आता है भाई परिप्रेक्ष्य ग्रहण या फिर पर्सपेक्टिव टेकिंग। देखो इस नीति में कहीं ना कहीं व्यक्ति को दूसरों के दृष्टिकोण और स्थिति को खुद को रखकर सोचने की क्षमता विकसित करने पर जोर देना चाहिए। भाई मान लो कई विकार होते हैं, हमें लगता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने ना, मान लो व्यक्ति है, इसने कुछ भी गलत कर दिया। ठीक है, हमें लगता है कि भाई इसने बहुत ज्यादा गलत करा हमारे साथ। ठीक है, बट ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम क्या करें भाई, हम अपने आप को उस व्यक्ति के सामने रख के देखें कि भाई अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं यहाँ पे क्या करता। ठीक है, अगर जब हम ये चीजें करने लग जाते हैं ना, तो इससे हमें कहीं ना कहीं चीजें समझ में आने लग जाती है कि हाँ भाई उस बंदे की सिचुएशन ही ऐसी थी, वो मैं भी अगर वहां पे होता तो मैं भी यही करता, इसलिए वो गलत नहीं है। ठीक है, तो कहना कि हम ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा आता है भाई प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखो इस बिंदु के माध्यम से कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्पष्ट, सुसंगत और सम्मानजनक संवाद करना सिखाया जाता है कि भाई हमें कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके अंदर सिखाई जाती है। इसमें शब्दों का चयन, टोन, भाव और संदेशों की सटीकता कहीं ना कहीं शामिल जो है वो हो जाती है। ठीक है, लास्ट में आता है भाई फीडबैक और संवेदनशीलता। कहीं ना कहीं हमारे कामों का, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका कहना कि हमें फीडबैक हमेशा
लेते रहना चाहिए। ठीक है, इस बिंदु में व्यक्ति को दूसरों को संवेदनशील और रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करने की क्षमता कहना की विकसित करने पर जोर जो है दिया जाता है। भाई देखो, आप आपकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो, आप जब भी कुछ भी करते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देने का काम करते हैं कि भाई हाँ तो ये सही कर रहा है, चीजें सही कर रहा है, ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही करते रहे। तो जो फीडबैक मिलता है ना पीछे से, ये कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करने का ही काम करते हैं तरीके से। ठीक है, जब हम मोटिवेट होते रहते हैं कहीं ना कहीं, इसी के जरिए हम चीजें कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन, एक निष्कर्ष, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट जो है वो हो जाता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई ये समझना है कि क्या हम लोग भाई चिंता को, क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये जो एंजाइटी होती है, एंजर होता है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है? उस चीज को समझेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। इसके साथ साथ भाई ये जो सेल्फ रेगुलेट होता है या फिर स्वयं नियमन होता है, ये क्या होता है, इस चीज को भी समझना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ चिंता, क्रोध को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाले हैं। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम भाई इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई देखो, चिंता को या फिर जो क्रोध होता है, इसको सिंपली कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। कुछ तरीके होते हैं जिनके जरिए हम कहीं ना कहीं इन चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। अभी सेल्फ रेगुलेशन या फिर स्वयं नियमन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, ये चीज होती है, इसका सिंपल सा मतलब होता है अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको समझना, उन पे नजर रखना और उन पे कंट्रोल करने का जो तरीका होता है, उसको स्वयं नियमन कहते हैं। ठीक है, अब ये चिंता हो गई, डेंजर हो गया है ना, एंजाइटी हो गई, गुस्सा हो गया, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी चिंतित हो जाता है ना, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। कोई काम होता है बट गुस्सा उसके अंदर भी होता है, बट वो कहीं ना कहीं वो कम समय में या फिर कम कभी कभार गुस्सा करता है। ठीक है, चिंता या फिर टेंशन हर किसी को होती है, बट कोई जल्दी दिखा देता है, कोई जल्दी नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इन चीजों का कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। क्यों? अगर इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है चिंता और गुस्सा को नियंत्रित करने की रणनीतियां, या फिर एंजाइटी और एंजर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके लिए, आत्म जागरूकता विकसित करें या फिर डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। देखो, आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारी जो फीलिंग्स है ना, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो थॉट है, हमारा जो बिहेवियर है, सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। भाई हम गुस्सा जल्दी क्यों हो जाते हैं, हम परेशान जल्दी क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, हमारे क्या इमोशंस है, क्या हमारी भावनाएं हैं, उन चीजों को कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कैसी सिचुएशन में हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कैसी सिचुएशन में हम जल्दी परेशान हो जाते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक मान लो आपको कोई व्यक्ति बहुत पसंद है, उसके ना होने के कारण या फिर वो अगर आपके साथ नहीं है उस समय में, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी परेशान हो जाओ, है ना। आप छोटी छोटी बातों पे आप लोगों को बुरा मान जाते हो सकता है उसके कारण आप गुस्सा हो जाओ, है ना। तो क्या रीजन है, क्या वो चीजें जिनके कारण आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप चिंता जल्दी हो जाती है, चिंतित जल्दी हो जाती है, वो चीजें कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस के अंदर या फिर आत्म जागरूकता के अंदर कहीं ना कहीं आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने आपको जाना, अपने आप को समझा। ठीक है, फिर आता है भाई गहरी सांसों का अभ्यास करें या फिर प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। देखो, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आप ऐसा महसूस करें कि आप मतलब समझ में नहीं आ रहा, हमेशा परेशान हो, सबसे पहले मैं क्या कहना चाहिए, लंबी लंबी या फिर गहरी गहरी कहीं ना कहीं हमें सांस जो है वो लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील, वो कहीं ना कहीं भाई शांत कहीं ना कहीं फील जो है वो करता है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा आए, बहुत ज्यादा भाई परेशान हो, बहुत ज्यादा आपको परेशानी फील है, तो कहीं ना कहीं भाई आपको प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, लंबी लंबी सांस हमें लेनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें लेनी चाहिए। इसके अलावा आता है भाई नकारात्मक विचारों को चुनौती दे या फिर चैलेंज नेगेटिव थॉट। देखो, चिंता और गुस्से के पीछे अक्सर कहीं ना कहीं एक ही सोच होती है, वो होती है नेगेटिव सोच। मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं चिंतित हो रहा हूँ। देखो, ज्यादातर हम सब लोग जो होते हैं ना, फालतू के विचारों के कारण, फालतू के थॉट के कारण कहीं ना कहीं चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, लाइक मेरे से काम नहीं हो पाएगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सब कर रहे हैं काम बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस कारण हो सकता है कि परेशान लग जाए, या फिर सबको सब कुछ मिल रहा है बस मुझे नहीं मिल रहा, इस कारण से मैं चिंतित हो सकता हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर ना नेगेटिव चीजें भरती चली जाती है। नेगेटिव चीज भरती कैसे? क्योंकि हम कहीं ना कहीं चीजें रियलाइज करने लग जाते हैं कि सबको कहीं ना कुछ करे जा रहा है बट मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर सबको कुछ ना कुछ मिले जा रहा है बट मेरे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव थॉट जो होते हैं ना, इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं भाई एंजाइटी या फिर स्ट्रेस फील करने लग जाता है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं हमेशा
पॉजिटिव जो है वो सोचना चाहिए। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अगर हम नेगेटिव सोचते चलेंगे तो नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हालांकि हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए सब कुछ। इसके अलावा इस शारीरिक गतिविधि में भाग ले, एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं भाई एक क्रोध के ऊपर या फिर चिंता के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें भैया योगा होगा, जो योगा होता है ना वो भी करना चाहिए। ठीक है, योगा कहीं ना कहीं भाई हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने में कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल जो है वो होता है। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं डेली एक्टिविटी लाइक चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, योगा करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों से भी कहीं ना कहीं हमारा जो गुस्सा है, हमारी जो चिंता है, इसके ऊपर हम कंट्रोल जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। भाई अगर आप लोगों को याद हो तो एक समय में स्कूल में माइंडफुलनेस नाम से एक एक्टिविटी चलाई जाती थी। ठीक है, इसमें कराया क्या जाता था, भाई मैं बस भाई आंख बंद करके और सोचना पड़ता था बस। ठीक है, आंख बंद करके मैं सारे दिमाग में जो भी थॉट चल रहे उन सब चीजों को बस सोचना पड़ता था। ठीक है, 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक्टिविटी काफी हेल्पफुल हुआ करती थी। ठीक है, माइंडफुलनेस हो गई या फिर ध्यान का अभ्यास करना, ठीक है, मेडिटेशन करना, ये सारी एक्टिविटी जो होती है ना भाई, ये आप लोगों को चिंता से, क्रोध से, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं फ्री जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा भाई टाइम आउट ले या फिर टेक अ टाइम आउट। देखो कभी कभार क्या होता है ना, हमारे दिमाग में भाई बहुत सारे थॉट बहुत आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि भाई दुनिया को सारी प्रॉब्लम, दुनिया की सारी परेशानियां है ना वो हमारे दिमाग में ही आ गई है ना। हम इस बारे में भी सोचने लग जाते हैं, उस बारे में भी सोचने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, हम सबसे दूर हो जाओ, थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ सब चीजों से। ठीक है, सारी परेशानी, सारे थॉट सबसे अलग हो जाओ कुछ समय के लिए। ठीक है, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को टाइम आउट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आपको भाई ठंडा होना है। ठीक है, सोचने और प्रतिक्रिया देने से पहले मानसिक बैलेंस करना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हमारे दिमाग में भाई बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे में भाई मेरे को क्या डिसीजन लेना, उन थॉट को लेकर क्या करना है, क्या नहीं करना, ये डिसीजन लेने से पहले ना मुझे थोड़ा ठंडा हो जाना है, मुझे थोड़ी देर शांत हो जाना है, पहले समझना पड़ेगा चीजें क्यों। क्योंकि अगर हम ऐसी सिचुएशन में भाई कोई भी डिसीजन ले लेंगे तो हो सकता है भाई हमारे लिए कहीं ना कहीं आगे जाके गलत ही साबित हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसे डिसीजन लेने से पहले ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को पहले चीजों को समझना पड़ेगा, पहले चीजों से कहीं ना कहीं थोड़ी देर दूर होना पड़ेगा। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल होता है भाई, एग्जाम्पल भी देता हूँ। गुस्से में किसी से बहस करने से पहले कुछ मिनटों के लिए कम्युनिटी से बाहर जाना चाहिए। ठीक है, जब इंसान गुस्से में होता है ना तो वो सोचता समझता नहीं है, हो सकता है वो कुछ भी बोल दे कि सामने वाले को। ठीक है, जो उसे कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं दिक्कत दे, बाद में हो सकता है भाई उसे रियलाइज हो कि भाई मैंने गलत बोला था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं जब भी आप गुस्से में हो, परेशान हो, तो आपको कुछ भी किसी को नहीं बोलना चाहिए, आपको थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए। ठीक है, समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करें या फिर डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यदि कहीं भाई मान लो कहीं ना कहीं बहुत स्पेसिफिक कोई चिंता है, कोई क्रोध है जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको चिंता हो रही है, क्रोध आ रही है, भाई उसको कहीं ना कहीं पार्ट में डिवाइड, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कहीं ना कहीं में सॉल्व जो है वो करना चाहिए। मतलब बहुत बड़ी अगर कोई परेशानी है तो देखो सिंपल सी बात है, एक बार में तो सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई हमें चीजों को पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसे कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल है भाई, आप कहीं ना कि भाई मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो उन परेशानियों को एक साथ सॉल्व करने की बजाय कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम उन परेशानियों को सॉल्व जो है वो हमें करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भावनाओं को स्वस्थ तरीकों से व्यक्त करें, एक्सप्रेस इमोशन इन हेल्दी वेज। देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही है आज के समय में, दिक्कत क्या हो गई ना, हम अपनी फीलिंग्स, हम अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हमारे साथ चल क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जा रहा है, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान होने, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लग गए हैं। ठीक है, अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं परेशान होने लग गए हैं, चिंता होने लगी, उन्हीं से मतलब उन्हीं से चलो जेलिसी होने लग गई है। ये सारी चीजें मतलब वो क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं सही तरीके से एक्सप्रेस जो है वो लोगों के सामने नहीं कर पा रहे। लोगों के सामने क्या होता है, जो भी हमारे कुछ खास लोग हैं जिनके आगे हम सब कुछ बता सकते हैं, उन लोगों के भी आगे कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और देखो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावना, अपनी परेशानी, अपनी समस्या कहीं ना कहीं हर किसी को तो नहीं बताई जा सकती। ठीक है, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक आधे वो पर्सन होते हैं, एक आधे वो लोग होते हैं जिनके आगे कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब बता सकते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं सच में समझते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के आगे कहीं ना कहीं हमें अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं व्यक्त जो है वो करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नींद और पोषण में सुधार करें, इंप्रूव स्लीप एंड न्यूट्रिशन। तो देखो ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें अपनी नींद को कहना कि प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि अगर नींद नहीं होगी तो भाई हमारे साथ भाई वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा भाई हमारी जिंदगी में। ठीक है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है, और खाने पीने में कहीं ना कहीं अच्छा खाना पीना जो है वो करना चाहिए। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं गुस्से और चिंता का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा जरूरत पड़ने पे प्रोफेशनल सहायता ले,
सीक प्रोफेशनल हेल्प नीड। तो कभी कभार क्या होता है ना, चिंता क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन के अंदर भी चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्पेसिफिक जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों से भी मिलना चाहिए, ठीक है। उनकी सलाह भी, उनका उनका सजेशन भी कहीं ना कहीं हमें मानना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मतलब अगर हम नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता, ये क्रोध कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की ओर ले जाती है, और ओवर थिंकिंग जब होने लग जाती है तो कहीं ना कहीं हम वही धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाले फेज में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फेज से बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें भाई एक अच्छे खासे साइकोलॉजिस्ट की सलाह जो है वो जरूर मान लेनी चाहिए, ठीक है। तो बस भाई लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो भाई हमारा जो चौथा क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई सामाजिक जागरूकता के बारे में समझना है, सोशल अवेयरनेस के बारे में समझना है, उसके क्या घटक होते हैं, उन घटकों को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे समझेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के अलग तरीके से पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे पूछे, वही सारी चीजें बताने जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। लाइक अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, जैसे कि भाई किसी की शक्ति का ज्ञान आत्म जागरूकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार से सहायक होता है, या फिर आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन की भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में कैसे मदद कर सकते हैं, या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सामाजिक जागरूकता को कहीं ना कहीं परिभाषित कीजिए। ठीक है, कुल मिला के सामाजिक जागरूकता के बारे में पूछना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, जो भी पूछा जाए वैसे ही बताना जो आप यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो भाई सामाजिक जागरूकता या फिर सोशल अवेयरनेस, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया। भाई देखो, सामाजिक सामाजिक जागरूकता समझने से पहले समाज को समझना पड़ेगा। सोसाइटी है, सोसाइटी में हम सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, सोसाइटी कह लो, समुदाय कह लो, या फिर आसपास के लोगों की सिचुएशन को कह लो, ठीक है। उनकी सिचुएशन कह लो, उनकी जरूरतों और उनकी समस्याओं को समझने की जो क्षमता होती है ना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सामाजिक जागरूकता के अंदर आती है। ठीक है भाई, देखो ये सोसाइटी, सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी होती रहती है। उन दिक्कत परेशानी को समझना, उनका सोल्यूशन करना ही सामाजिक जागरूकता के अंदर आता है, ठीक है। यह व्यक्ति को केवल अपने हित में नहीं बल्कि समाज के सामूहिक हितों में सोचने और कार्य करने की क्षमता को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम जो है वो करता है, ठीक है। जो सामाजिक जागरूक व्यक्ति होते हैं ना, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों के दुख सुख को कहीं ना कहीं समझते हैं, ठीक है। सामाजिक जागरूकता का विकास व्यक्ति में सहानुभूति, जिम्मेदारी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, न्याय, सौंदर्य, इन सारी इमोशंस को भी कहीं ना कहीं उनके अंदर बढ़ाता है। सबसे पहले भाई हम सामाजिक जागरूकता के मुख्य घटक क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या है, उन कंपोनेंट्स को कहीं ना कहीं समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला घटक आता है भाई सहानुभूति या फिर एम्पैथी। देखो सहानुभूति का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। सहानुभूति का मतलब होता है कि दूसरों की स्थिति को, दूसरों की सिचुएशन को, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं समझने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उसी को हम सहानुभूति कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के प्रति सहानुभूति होगी, कभी आपने भाई किसी को धोखा देख लिया, कभी आपने किसी को परेशान कर लिया, कभी आपने किसी को दुखी में देख लिया, तो आपके अंदर आता है ना एक अंदर से कि भाई यार कितना परेशान है, ये जो फीलिंग्स आई ना, इसी को सहानुभूति कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है सहानुभूति। सहानुभूति सामाजिक जागरूकता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। फिर आता है संगठनात्मक जागरूकता, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। देखो संगठनात्मक जागरूकता का मतलब होता है संगठन की संस्कृति, नियम, मान्यताएं, शक्ति संरचना को समझना। इस चीज को समझना ही कहीं ना कहीं संगठनात्मक जागरूकता जो है वो कहलाती है। यह व्यक्ति को जानने में मदद करती है संगठन में कौन इंपॉर्टेंट है, किन निर्णयों का प्रभाव अधिक है, और किन पहलुओं पर कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो देना चाहिए। सेवा अभिविन्यास या फिर सर्विस ओरिएंटेशन। तो कुछ सेवा अभिविन्यास का मतलब होता है दूसरों की जरूरतों को पहचानना, उनकी सहायता करना के लिए हमेशा सक्रिय रहना, ठीक है। इसमें केवल हल करने और समस्या का समाधान करने जैसे कौशल शामिल नहीं होते। ये गुण कहीं ना कहीं ग्राहकों को, क्लाइंटों को, सहयोगियों के साथ कहीं ना कहीं अच्छे संबंध बनाने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। इसके अलावा विविधता की सराहना, एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। देखो विविधता का सराहना का होता है कि विभिन्न प्रश्न बता, देखो आपको पता है विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होता है आपको पता है, बट भारत के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं, और उनके साथ मिलजुल के रहना ही भारत की कहीं ना कहीं विशेषता है। अगर भाई हम किसी को ये कहे कि भाई नहीं तू तो उस भाषा को बोलता, तेरी भाषा खराब है, तू उस कल्चर को सपोर्ट करता है, तेरा कल्चर खराब है, तू धर्म को सपोर्ट करता है, धर्म खराब है, तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो सकता है उन लोगों के लिए जिसके साथ ये बिहेव किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें विविधता की क्या करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस। देखो राजनीतिक जागरूकता का अर्थ है किसी संस्था या समुदाय में सामाजिक और राजनीतिक संबंधों, दबावों और हितों को समझना, ठीक है। यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं संवेदनशील निर्णय लेने और संतुलन बनाए रखने में कहीं ना कहीं क्या करती है, मदद करने का काम जो है वो करती है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कैसे अपनी ताकत को जानना और आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। तो अपनी ताकत को अगर हम पहचान ले कि हमारी क्या ताकत है, तो उसके जरिए हम कैसे अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। सबसे पहले संतुलित आत्म छवि बनाती है या फिर अ बैलेंस सेल्फ इमेज डेवलप्स। अगर भाई अपनी फीलिंग को समझने लगे, हमारे अंदर आत्म जागरूकता आ गई है,
तो जाहिर सी बात है हमारी जो इमेज है वो सोसाइटी में, समाज में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छी जो है वो बन सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारे इमोशंस पे हमें कंट्रोल है, हम समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने उस तरह का रिएक्ट नहीं करेंगे जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज को अच्छा करने का काम ये करती है। इसके अलावा आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इंक्रीज। हमारे अंदर ही हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो गया तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे अंदर अगर हमारे इमोशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल है तो कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मविश्वास है, जो हमारा मोटिवेशन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा करियर और जीवन के निर्णय बेहतर होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने इमोशन पे कंट्रोल है, वो उसके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति के अकॉर्डिंग, जो कि अपने इमोशन पे कंट्रोल भी नहीं रख सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकता, बट ऐसा व्यक्ति जिसको अपने इमोशन पे कंट्रोल है, वो व्यक्ति, इसके ज्यादा चांसेस होंगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सही डिसीजन ले सकता है। हालांकि पूरी तरीके से सही डिसीजन कभी भी कोई नहीं ले सकता। ठीक है, सबके डिसीजन में कुछ ना कुछ कमियां निकल सकती है। यथार्थवादी लक्ष्य बनाते हैं, यथार्थवादी या फिर रियलिस्टिक गोल्स आर फॉर्म। देखो, जिसको अपने इमोशन पे कंट्रोल है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं यथार्थवादी लक्ष्यों की ओर जाएगा। यथार्थवादी का मतलब होता है कि मतलब ऐसे गोल जो वास्तविक में पूरे किए जा सकते हैं, मतलब कुछ भी, जैसे बहुत से लोग होते हैं कुछ भी बना दिया, अरे वो पा ही नहीं सकते इतनी जल्दी। तो हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए कि भाई जिन्हें हम पा सके और हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट मिले। मतलब मैं एक छोटा सा गोल सेट करा, पहले मुझे ये चाहिए, मैंने इसे पाया, फिर मैं कोई इससे बड़ा गोल सेट करा, फिर मुझे ये चाहिए, फिर मैंने इसे पाया। इस तरीके से छोटे छोटे गोलों को हमें कहीं ना कहीं सेट जो है वो करते रहना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत विकास तेज होता है, पर्सनल डेवलपमेंट बिकम फास्टर। इससे क्या होता है, जो हमारा खुद का ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं काफी तेजी से कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कमजोरी को पता कर लिया, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो गया, तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर अच्छे तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये संबंध बेहतर होते हैं। भाई ऐसे व्यक्ति से अपने इमोशन पे कंट्रोल होता है, वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन जो है वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से बना सकता है। ठीक है, तो उसके संबंध कहीं ना कहीं बेहतर होते ही होते हैं। इसके अलावा तनाव और निराशा कम होती है, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन डिक्रीज। मैं देखो, जब आप अपनी ताकतों के अनुसार काम करते हैं तो कार्य आपके लिए कहीं ना कहीं सहज और प्राकृतिक लगने लग जाता है। ठीक है, ये मानसिक दबाव को कहीं ना कहीं कम करने का काम भी करता है। व्यक्ति कम प्रयास में अधिक अच्छा रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उद्देश्य की भावना विकसित होती है, या फिर आ सेंस ऑफ पर्पस डेवलप, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक भावना ले जाती है कि हाँ अगर ये काम करूँ तो मुझे इससे ये प्रॉफिट हो सकता है, मुझे इससे ये काम, ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं मिल सकता है। ठीक है, तो एक ऐसी भावना कहीं ना कहीं आने लग जाती है हमारे अंदर से। नेक्स्ट आता है भाई कैसे आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन भावनाओं को नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। ठीक है, सो सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशंस। सबसे पहले भाई सेल्फ अवेयरनेस कह लो या फिर आत्म जागरूकता कह लो, इसको समझ लेते हैं। देखो, आत्म जागरूकता का मतलब मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल हो जाना है सेल्फ अवेयरनेस है, बस आत्म जागरूकता कहलाता है। इसके मुख्य बिंदु को समझ लेते हैं। सबसे पहले भावनाओं की पहचान करना या फिर आइडेंटिफाई इमोशन। सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना कि भैया मेरे इमोशंस क्या है, मेरी मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्यों सोचता हूँ, मैं बुरा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं अच्छा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं तनाव क्यों, कुछ डिप्रेशन क्यों हो रहा है, डिप्रेस में क्यों होता जा रहा हूँ। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को मुझे यहाँ पर समझना पड़ेगा। फिर आता है इस भावनाओं के कारण को समझना। अब मुझे कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ भी फील हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है भाई, क्या रीजन है, मुझे किस कारण से दुख महसूस हो रहा है। तो इसके पीछे पर्सन कोई रीजन है, कोई बात उसके पीछे कोई रीजन है ना, क्या रीजन है, उस रीजन को मुझे यहाँ पर सबसे पहले अब समझना पड़ेगा। अब स्वयं के पैटर्न की पहचान, रिकॉग्नाइज पैटर्न, मतलब मेरे को कब दुखी महसूस होता है, कब मुझे अच्छा महसूस होता है, ठीक है, कब मैं कैसा रिएक्ट कर देता हूँ, इस पैटर्न को मुझे यहाँ पर अब समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है भाई आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब वही होता है अपनी भावनाओं के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल हो चुका है। अब अपनी भावनाओं को मैं अपनी, या फिर अपनी इमोशंस को मैं ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल रखता हूँ। इसमें होता है संयम बनाए रखना, मेंटेनिंग कंपोश्योर। मैं देखो, भावनाओं को बढ़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी। मतलब मेरे को इमोशंस अगर आप ही कुछ भी इमोशंस मुझे फील हो रहे हैं, मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, मुझे अपने ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो संयम हमें कहीं ना कहीं बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक रणनीति अपनाना, अडोप्टिंग पॉजिटिव टेक्निक। देखो, नकारात्मक भावनाओं से कहीं ना कहीं निपटने के लिए कहीं ना कहीं तकनीक अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, हमें हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए, पॉजिटिव कामों, पॉजिटिव चीजों पे हमें वर्क हमेशा करते रहना चाहिए। इसके अलावा आता है भाई लचीलापन विकसित करना, रैपिड डेवलपिंग इमोशन रेजिलेंस। मैं देखो, चुनौतियों या संघर्ष के दौरान कहीं ना कहीं शांत और सकारात्मक रहने की क्षमता हमें बिल्डअप करनी चाहिए। देखो, हर किसी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन आ जाती है, बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन आ जाती है ना, अच्छे अच्छे लोग भाई हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं इन चीजों से डील करना सीखना पड़ेगा। आज हमें सीखना पड़ेगा। और आज का जो समय चल रहा है, आज के समय तो भाई ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करते हैं, तनाव फील करते हैं। ठीक है, तो इनसे बचने का सिंपली कुछ नॉर्मल तरीके यही है कि भाई एक्सरसाइज करो, लोगों से घुलो मिलो, ऐसे लोगों को देखो जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जो आपकी बातों को समझते हैं, बिना आपकी बातों को रिएक्ट करें। ठीक है, आपकी बातों पे रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब समझ रहे हैं, आपकी बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। मतलब मुझसे लोग होते हैं ना, आप कुछ बताना चाहोगे आप अपनी बातें को यूज कर लो, ऐसे नहीं, कुछ अच्छे लोगों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई होती है। लास्ट में एक निष्कर्ष, कंक्लूजन, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो भाई हमारा जो पांचवा क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझना है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, इसे इम्प्रूव करने के लिए भाई
जो एम्पैथी होती है या फिर हिंदी में कहते हैं सहानुभूति होती है, उसका क्या महत्व होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, किस तरीके से भाई सहानुभूति के जरिए हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझनी है हमें अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से पूछा गया है कई बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसके साथ साथ भाई सहानुभूति को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं क्या क्या टेक्निक होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, उन तरीकों को भी कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लेन करना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। सहानुभूति से रिलेटेड भाई कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले एग्जाम में, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे भी पूछे वही सारी चीज एक्सप्लेन करनी है जो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को अब समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और ये जो एम्पैथी होती है या फिर सहानुभूति होती है, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, ये होती क्या है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। भाई देखो, सहानुभूति जो होती है या फिर इंग्लिश में एम्पैथी गए, ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा और इसका यूज कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी किया ही होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल समझे तो मान लो आपके साथ कोई आपका दोस्त है, उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा हो गया, ठीक है, तो आप उसे एक इमोशनली सपोर्ट करते हो कि भाई कोई बात नहीं, हो गया, चल ये ठीक हो जाएगी चीजें, ये एक बुरा टाइम है तेरा, आगे जाके चीजें ठीक हो जाएंगी। ये जो आप इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो उसे, इसी को कहा जाता है सहानुभूति प्रदान करना या फिर इंग्लिश में एम्पैथी देना। ठीक है, यहाँ पे भाई एम्पैथी या फिर सहानुभूति की डेफिनेशन या फिर इसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। बाकी सहानुभूति या फिर एम्पैथी जैसा वर्ड आप लोगों को भी पता ही है होता क्या है, आप लोगों ने भी पहले इसे कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के दूसरों को इमोशनली सपोर्ट करना, कुल मिला के दूसरों को इमोशनली सपोर्ट करना ही एम्पैथी या फिर सहानुभूति कहलाती है। ठीक है भाई, ये चीज हमें यहाँ से समझ में आ गई। ठीक है, अब भाई सहानुभूति की अवधारणा क्या है या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी क्या है, उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो सहानुभूति का मीनिंग क्या होता है, एम्पैथी क्या होती है, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। ठीक है, अब ये जो सहानुभूति के मुख्य घटक हैं, उन चीजों को हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं, या फिर की कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी, इस चीज को हम कहीं ना कहीं डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें भाई भावनात्मक समझ या फिर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। तो भावनात्मक समझ या फिर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के इमोशंस को आसानी से समझ सके, इसको ही भावनात्मक समझ या फिर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। मतलब भाई एक मेरा दोस्त है, उस दोस्त के साथ मतलब पहले वो बहुत खुश रहता था, बहुत अच्छा रहता था, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं भाई बहुत ज्यादा शांत हो गया, बहुत ज्यादा चुप हो गया है ना, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है। तो ये अब ये उसको देख के कहीं ना कहीं मुझे समझ में आना चाहिए, मुझे इमोशनली समझ में आना चाहिए कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ हो, कुछ ना कुछ तो उसने कहीं गलत देखा है, तभी वो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है। तो जब हम किसी की फीलिंग्स को, किसी की भावनाओं को समझने लग जाते हैं, इसी को कहा जाता है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बोलचाल से ही भाई मैं उसको समझूं कि उसको कोई दिक्कत परेशानी है, उसके इमोशन को समझ सकूं, नहीं भाई, उसके हाव भाव से, उसके बैठने उठने के तरीके से, उसके बोलने के तरीके से, है ना, इन सारी चीजों से भी कहीं ना कहीं दूसरों की इमोशंस को, दूसरों की भावनाओं को कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। ठीक है, ये चीज होती है भाई इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या फिर भावनात्मक समझ। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई हमारा दृष्टिकोण को अपनाना या फिर पर्सपेक्टिव टेकिंग। भाई देखो, कभी कभार क्या होता है ना, हम क्या करते हैं भाई, मान लो ये ए बंदा है, इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मेरा दोस्त था। अब इस ए ने भाई जो गलती करी ना, इस गलती के कारण क्या करा, मैंने इससे दोस्ती तोड़ दी। वो गलती मेरी नजर में बहुत ज्यादा बड़ी थी। ठीक है, मैंने चीजों को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की कि उसने वो गलती क्यों की होगी। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई गलती करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें एक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए, दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, हमें हमें उस सिचुएशन में एक बार अपने आप को रख के देखना चाहिए कि भाई उस बंदे ने जो गलती करी, अगर मैं वहां पे होता तो मैं क्या करता, हो सकता है भाई मैं भी वही करता जो उसने करा, तो ऐसे में तो भाई वो चीजें सही होंगी, है ना, तभी उसने वो चीजें करी होंगी। तो एक बार कहीं ना कहीं हमें ये ना मान के कि भाई उसने गलती करी है तो मुझे इससे बोलचाल बंद कर देनी चाहिए, मुझे इससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए, नहीं भाई, पहले हमें अपने आप को एक बार सिचुएशन के अंदर रख के देखना चाहिए, उस सिचुएशन में मैं कैसे डील करता, मैं क्या करता, उसके बाद उस कंक्लूजन के बाद हमें कोई भी कहीं ना कहीं रिएक्शन जो है वो अपना देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी हमें अपनानी चाहिए, पर्सपेक्टिव टेकिंग या फिर दृष्टिकोण को हमें अपनाना चाहिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं भाई दया और समर्थन या फिर कंपेशेशन एंड सपोर्ट। देखो, सहानुभूति का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, पक्ष होता है, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोगों, जब भी जो लोग सहानुभूति दिखाते हैं ना, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दया की भावना या फिर कंपेशेशन की भावना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। वो लोग कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पे कहीं ना कहीं बहुत इजीली दया कर देते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने में कहीं ना कहीं हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है, जब हम किसी की भावनाओं को समझते हैं, किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है, उनकी मदद करने लगते हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, तो इससे कहीं ना कहीं भाई सहानुभूति जो है कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
बढ़ती है। इसके अलावा एक गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण या फिर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। देखो कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स को या फिर अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों को नहीं बता पाते। इसका मेनली रीजन होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर मैंने ये बात अपने दोस्त को या फिर अपने किसी भी क्लोज को बताई या फिर किसी भी अननोन को बताई, तो हो सकता है वो मुझे जज कर ले, वो मेरे को गलत समझने लग जाए। ठीक है, इस कारण से भी कहीं ना कहीं बहुत से लोग अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से शेयर नहीं करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को हमें समझना चाहिए, बट उसे कभी भी जज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं सहानुभूति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक जो है वो माना जाता है, जिसमें हमें लोगों को जज जो है कभी भी नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा सामाजिक जागरूकता में सहानुभूति का महत्व या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन सोशल अवेयरनेस। जो सामाजिक जागरूकता है, समाज को जागरूक करने की बात की जाती है, इसमें भाई सहानुभूति का क्या इंपॉर्टेंस है, सोशल अवेयरनेस के अंदर भाई एम्पैथी का क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं हम समझेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई दूसरों के दृष्टिकोण की बेहतर समझ या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पर्सपेक्टिव। मतलब जो सहानुभूति होती है, जो एम्पैथी होती है, वो कहीं ना कहीं हमें दूसरों की भावनाओं को, दूसरे की फीलिंग्स को समझने में कहीं ना कहीं क्या करती है, मदद करती है। हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं कि भाई हाँ इसे बुरा लग रहा है, इसे अभी बुरा लग रहा है, तो इसे हमें भाई सपोर्ट देना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, है ना। किसी के साथ बहुत खराब हुआ है, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें किस तरीके से सपोर्ट देना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमें मदद करता है दूसरों की भावनाओं को समझने में। ठीक है, इसके अलावा विश्वास और संबंधों का निर्माण या फिर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। भाई देखो सिंपल सी बात है, जब हम किसी के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं, वो बंदा, सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं हम पे ट्रस्ट करने लग जाता है, हमारे पे विश्वास करने लग जाता है। ठीक है, वो उसके रिलेशन, हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों के रिलेशन कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। ऐसे लोगों पे कहीं ना कहीं लोग जो बहुत इजिली ट्रस्ट जो है वो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा आता है संचार में सुधार या फिर इंप्रूव कम्युनिकेशन। और देखो जब भी हम किसी के प्रति सहानुभूति दिखाने लग जाते हैं, तो ऐसे सहानुभूति दिखाने लोग जो है इजीली कहीं ना कहीं दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की बातों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समझ जाते हैं। उनकी बोलचाल से, उनके चेहरे के भाव से, उनके शारीरिक संकेतों से वो उनकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं समझ जाते हैं, सहानुभूति दिखाने वाले लोग। ठीक है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इजीली भाई किसी से बात करके वो समझ जाते हैं कहीं ना कहीं कि भाई ये बंदा परेशान है, ये बंदी परेशान है, या फिर इसके साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो सहानुभूति कहीं ना कहीं हमें ये भी टेक्निक कह लो या फिर एक पावर कह लो देती है। जब हम कहीं ना कहीं लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की भावनाओं को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समझने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है भाई विवाद और गलतफहमी में कमी, रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो सिंपल सी बात है, जब मैं भाई दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने लग जाऊं, जब तो वो भाई सिंपल सी बात है, जब मैं दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने लग जाऊं, दूसरों की मदद करने लग जाऊं, तो मेरे अंदर एक ऑटोमेटिक एक ऐसी पावर है कहना, फिर एक ऐसी क्षमता कह लो जो आने लगती है, जिसके जरिए क्या होता है, मैं दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की भावनाओं को कहीं ना कहीं वो पहले ही पहचानने लग जाता हूँ कि भाई हाँ इसको अभी ये फील हो रहा है, इसको यहाँ पे अभी ये फील हो रहा है, इसे अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इसे बुरा लग रहा है। तो ये पावर कह लो, अभी क्षमता कह लो, ये कहीं ना कहीं आने लग जाती है सहानुभूति अगर आपके अंदर हो तो। ठीक है, और जब आपको भाई चीजें समझ में आने लग जाती है, तो जाहिर सी बात है मतभेद होना, संघर्ष होना, ये चीजें कहीं ना कहीं आपके द्वारा कंट्रोल जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा टीम वर्क और सहयोगी को मजबूती, स्ट्रेंथिंग एंड टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। देखो सहानुभूति के जरिए क्या होता है, टीम के सभी सदस्यों की भावनाओं को, दृष्टिकोणों को, योगदानों की कहीं ना कहीं कद्र करना सिखाती है। अगर मेरे को सहानुभूति सबके प्रति होगी, तो जाहिर सी बात है मैं किसी एक को हमेशा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं कहीं ना कहीं सभी को इंपॉर्टेंस दूंगा। ठीक है, जब सभी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो जाहिर सी बात है किसी के अंदर भी किसी भी तरीके का मतभेद आना जो है वो लाजमी कम हो जाता है, नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो सहानुभूति होती है वो कहीं ना कहीं टीम वर्क को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसके अलावा सहानुभूति नेतृत्व का विकास या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथिक लीडरशिप। देखो जिस नेता के अंदर कह लो या फिर जिस पर्सन के अंदर सहानुभूति होती है, वो कहीं ना कहीं अच्छे से लीडरशिप जो है वो निभा सकता है। ठीक है, क्यों निभा सकता है, क्योंकि भाई उसके अंदर सहानुभूति है, वो कहीं ना कहीं सभी को इंपॉर्टेंस देने का काम करेगा। ठीक है, सभी सदस्यों की समस्याओं को समझने का काम करेगा। ठीक है, उन्हें मोटिवेट करने का काम करेगा, उन्हें गाइड करने का कहीं ना कहीं काम करेगा। तो एक ऐसा नेता जिसके अंदर कहीं ना कहीं सहानुभूति होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है जल्दी जीत सकता है। ठीक है, और उन लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकता है काम करने के लिए। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब भाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है भाई सहानुभूति विकसित करने की तकनीकें या फिर टेक्निक्स ऑफ डेवलप एम्पैथी। सबसे पहले आती है सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। देखो सहानुभूति लाने के लिए पहले हमें पेशेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं पहले सामने वाले बंदे को सुनना पड़ेगा भाई, कि सामने वाला बंदा को हुआ क्या, पहले उसकी बातों को हमें समझना पड़ेगा। आज के समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अपनी ही दिक्कत, अपनी परेशानी कहीं ना कहीं सामने वाले को बताने लग जाते हैं। मान लो ये एक बंदा था, ये मेरा दोस्त था, इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी थी, ये मुझे अपनी परेशानी बताने आया,
बट भाई इसकी परेशानी सुनने के बजाय मैंने ही अपनी परेशानी से बताने लग गया, ठीक है। तो ये गलत है। सबसे पहले मैं कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से सुनना पड़ेगा, एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। पहले उसकी समस्याओं को, उसकी बातों को कहीं ना कहीं ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसके बाद उसे कंक्लूजन देने के बाद, उसकी बातों को समझने के बाद कहीं ना कहीं मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सहानुभूति लाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे से सुनना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। दूसरे के स्थान पे खुद को रखना, पर्सपेक्टिव टेकिंग। मैं देखो, कभी भी अगर मुझे लगता है कि भाई इस सामने वाले व्यक्ति ने यहाँ पे ये गलती करी है, सामने वाले व्यक्ति ने यहाँ पे ये गलती करी है, तो सबसे पहले भाई मुझे अपने आप को उस जगह पे रखकर देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं क्या करता, मैं क्या चीजें हैंडल करता, मैं कैसे डील करता, ठीक है। उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं एक बार को कि भाई हाँ इसने गलत करा फिर इसने सही करा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोई भी अगर आपके सामने भी अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई गलती कर दे, आप उसके बाद को बुरा मान भी जाए, पहले आप अपने आप को वहां पे रख के देखो कि अगर आप उस जगह पे होंगे, अगर मैं उस जगह पे होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या डिसीजन लूंगा, ठीक है। इस चीज को भी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक खुले प्रश्न पूछना, आस्किंग ओपन क्वेश्चन। देखो अगर आपको कभी कोई परेशान लगे, कोई तकलीफ में होगी, तो उससे सिंपली जाके बात करो, भाई आपको कैसा लग रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर आप उनसे डायरेक्ट बातें को, ऐसे जो लोग होते हैं परेशान होते हैं, कुछ जल्दी साइड सी बात है, सिंपली साइड सी बात है, वो अपनी फीलिंग्स जल्दी से दूसरे लोगों से शेयर करना नहीं चाहते, बट फिर भी आप लोगों को अपनी तरफ से उनसे प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है पूछना चाहिए, भाई आपको कैसा लग रहा है, हालचाल लोगों को पूछते रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कुछ लोगों से तो जरूर एक्सप्रेस कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो आसानी से कर देता है, ठीक है। जब आप किसी लोग ऐसे पर्सन से खुल के बातचीत करने लग जाओगे जिसको कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई परेशानी, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं आपको अपनी परेशानी, आपको अपनी फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आसानी से बता दे। इसके अलावा गैर मौखिक संकेतों को पहचानना, या फिर भाई रिकॉग्नाइज नॉन वर्बल क्यूज। तो देखो चेहरे के हाव भाव से भी हम किसी की परेशानी को, कोई परेशान है, कोई क्या है, किसी को दिक्कत चल रही है, उसको पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि मान लो भाई एक मतलब बहुत से लोग होते हैं बहुत चुप हो जाते हैं एकदम से, है ना, बहुत बोलते थे बट एकदम से चुप हो गए हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, हमेशा परेशान रहता है, हमेशा टेंशन में लगते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये जो चेहरे के संकेत होते हैं, शारीरिक संकेत होते हैं, ठीक है, उनकी टोन बदल जाती है कहीं ना कहीं, इससे भी कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि उनको कहीं ना कोई परेशानी, दिक्कत जो है वो हो सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार लोग सीधे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने। हम उनके उनके हाव भाव से, उनकी बोलचाल से, उनके चेहरे के हाव भाव से भी कहीं ना कहीं उनको पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। इसके अलावा निर्णय को रोकना, विद होल्डिंग जजमेंट। तो भाई लोगों की भावनाओं को सही या गलत चलाने की बजाय स्वीकार करें। मतलब भाई अब ये नहीं कहना चाहिए भाई ये वाली जो तेरी फीलिंग्स है, ये वाली जो तेरे थॉट है गलत है, या फिर ये वाले तेरे थॉट गलत है, भाई ठीक है इसके थॉट है, ठीक है। देखो भाई हम सबका अपना अपना दिमाग है, हम सबका अपना अपना माइंड है, हम सबके अपने अपने थॉट है, ठीक है। हम जो सामने वाला बंदा सोच रहा है जरूरी नहीं कि मैं भी वही सोचूंगा, ठीक है। मेरे अपने थॉट हो सकते हैं, सामने वाले के अपने अपने थॉट हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी के थॉट को गलत बता देना ये कहीं ना कहीं गलत है। पहले हमें उन्हें समझना चाहिए उनके थॉट क्या है, उनके विचार क्या है, ठीक है। अगर हम उनकी बातों को गलत ही साबित करने लग जाए, उनकी आलोचना करने लग जाए, तो जाहिर सी बात है वो अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं लोगों से एक्सप्रेस जो है वो नहीं करेंगे। तो भाई गलत सही ठहराने की बजाय बस उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अब आता है भाई प्रतिबिंबित उत्तर देना या फिर रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स। देखो प्रतिबिंबित उत्तर या फिर रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि मान लो आप उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई हो सकता है आप परेशान लग रहे हैं मुझे, आपको भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं समझता है कि कहीं ना कहीं मेरा ये जो बंदा है, जो जिसको मैंने अपनी बातें बताई, जिसको मैंने अपनी बात फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, ये कहीं ना कहीं मुझे समझ रहा है, मेरी भावनाओं को समझ रहा है, ठीक है। मेरी फीलिंग्स की कहीं ना कहीं कदर जो है वो कर रहा है, ठीक है। ऐसा मत बन जाना कि भैया वो तो गलत सोच रहा है, तेरी मस्ती कुछ नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं समझना। पहले हमें सामने वाले को समझना पड़ेगा, सामने वाले को सुनना पड़ेगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसको एक इमोशनल सपोर्ट देने का काम जो है वो करना पड़ेगा। इस बुक के अंदर यही चीजें बताई गई है। दया का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग कंपेशन। देखो दया हर किसी के अंदर नहीं होती है, ठीक है। बहुत से लोग आपको दिखेंगे जिनके अंदर दया नाम के कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल निर्दय होते हैं, ठीक है। बिल्कुल अलग ही के बंदे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई मरे जिए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा नहीं बनना है आप लोगों को, पत्थर दिल बिल्कुल भी नहीं बनना है, ठीक है। हमेशा आपके अंदर कहीं ना कहीं दया जो है वो होनी चाहिए, कंपेशन जो है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ठीक है। काइंडनेस कहीं ना कहीं आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। लोगों की मदद आपको करनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने हमेशा अच्छे शब्द कहने चाहिए लोगों को, ठीक है। किसी के साथ समय बिताना, ठीक है, सहानुभूति को मजबूत करता है। मतलब हमें हमेशा लोगों का भला ही सोचना चाहिए। देखो हम अपना कर सकते हैं, सामने वाले का हमें नहीं पता, हम अपनी तरफ से हमेशा अच्छा कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि सामने वाला भी खराब करे। पर अगर सामने वाला खराब करा तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी चीजों को खराब करने लगूं, नहीं भाई। मुझे हमेशा अपना देखना पड़ेगा और मैं हमेशा सही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ सी चीज आपको समझनी है। फिर आता है भाई विविध अनुभवों से जुड़ना, एंगेजिंग विद डाइवर्स एक्सपीरियंस। देखो सिंपली यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग कल्चर से, अलग अलग पृष्ठभूमियों से, अलग अलग कहानियों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अलग अलग चीजों को सुनना चाहिए, अलग अलग चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ से आप अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझेंगे, अलग अलग दृष्टिकोणों को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे, और इससे भी कहीं ना कहीं आपके अंदर सहानुभूति जो है बिल्डअप हो सकती है। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष कर देना है, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई व्यक्तिगत क्षमता के बारे में समझना है कि व्यक्तिगत क्षमता क्या होती है
और किसी की ताकत और विकास के क्षेत्र को जानने के लिए भाई कहीं ना कहीं व्यक्तिगत क्षमता किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है। मतलब कुल मिला के किसी की ताकत और विकास के क्षेत्र को अगर हमें जानना है तो उसमें व्यक्तिगत क्षमता का क्या योगदान है, किस प्रकार से उसके जरिए हम समझा जा सकता है किसी की ताकत और विकास को। ये क्वेश्चन भाई अलग अलग तरीकों से कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से पूछ ले। लाइक भाई उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति कौन सी व्यक्तिगत योग्यताएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसे बंदे हैं जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस काफी हाई लेवल की है, उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें क्या व्यक्तिगत योग्यताएं देखने को मिल जाती है, ठीक है, वो चीज हमें समझनी है, ठीक है। इसके अलावा भावनात्मक बुद्धिमत्ता में कहीं ना कहीं जो सामाजिक दक्षता होती है इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। आत्म जागरूकता कहीं ना कहीं व्यक्तिगत क्षमता के विकास में कहीं ना कहीं किस तरीके का रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर हमें भाई आत्म जागरूकता करनी है तो मतलब व्यक्तिगत क्षमता का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करती है, वो चीज हमें समझनी है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ सामाजिक सक्षमता के जो मुख्य घटक होते हैं या फिर कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को कहीं ना कहीं हमें समझना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन होता है घुमा फिरा के भाई व्यक्तिगत क्षमता वाला क्वेश्चन अलग तरीकों से पूछा जा चुका है। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना, वही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, वही सारी चीजें बतानी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पर इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। भाई देखो व्यक्तिगत क्षमता, देखो व्यक्तिगत क्षमता का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी पावर, एक ऐसी क्षमता जिसके जरिए भाई मैं अपनी भावनाओं पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी सोच पे, अपने बिहेवियर पे, इन सारी चीजों को जब कंट्रोल करने लग जाता हूँ ना भाई, तो इसी को कहीं ना कहीं व्यक्तिगत क्षमता या फिर पर्सनल कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी एबिलिटी जिसके जरिए कहीं ना कहीं भाई मैं अपने आप को अंडरस्टैंड करने लगा हूँ, अपने आप को मैनेज करने लगा हूँ, ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं अपने ऊपर कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो करने लगा हूँ। इसी को कहीं ना कहीं व्यक्तिगत क्षमता जो है वो कहा जा सकता है, ठीक है। ये क्षमता कहीं ना कहीं भाई हमारी आत्म जागरूकता से कहीं ना कहीं या फिर आत्म प्रबंधन से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। जब व्यक्ति अपनी ताकत को और अपनी कमजोरी को जानने लग जाता है कि भाई मेरी पावर ये और मेरी कमजोरी है, जब व्यक्ति इन चीजों को समझने लग जाता है, अंडरस्टैंड करने लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की क्षमता की ओर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। देखो हम सभी की, आपकी, मेरी, हम सभी की कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमियां होती है, कुछ कुछ पावर होती है। हम लोगों को नहीं पता होता, मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि भाई तुम्हारी क्या कमियां हैं और तुम्हारी क्या पावर है। जब हम चीजों को समझने लग जाते हैं कि वो मेरी कमी यहाँ पर ये है, मेरी पावर यहाँ पे ये है, ठीक है, तो चीजें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत क्षमता की ओर या फिर पर्सनल कॉम्पिटेंस की ओर कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती है, ठीक है भाई। अब हम समझेंगे भाई हमारी व्यक्तिगत दक्षता या फिर पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या होती है। तो देखो व्यक्तिगत दक्षता का मतलब मैंने भी आपको कल ही समझाया था, मतलब कुल मिला के अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने थॉट को कहीं ना कहीं जब हम समझने लग जाते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को, इसी टेक्निक को कहीं ना कहीं व्यक्तिगत दक्षता जो है वो कहा जाता है, फिर पर्सनल कॉम्पिटेंस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत दक्षता हमारे अंदर जब तब आती है जब कहीं ना कहीं हम आत्म जागरूकता कर लेते हैं, आत्म प्रबंधन कर लेते हैं, ठीक है, लचीलापन हमारे अंदर आ जाता है, या फिर सेल्फ अवेयरनेस कह लो, सेल्फ मैनेजमेंट कह लो, है ना, ये सब चीजें जो हमारे अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम भाई पर्सनल कॉम्पिटेंस की ओर या फिर व्यक्तिगत दक्षता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। अब भाई व्यक्तिगत दक्षता के भाई क्या की पॉइंट्स है, क्या मुख्य पहलू है, उनको एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला की पॉइंट आता है इसके अंदर भाई आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस। देखो सेल्फ अवेयरनेस के लिए आत्म जागरूकता, कई बार हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं आत्म जागरूकता क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है। भाई देखो आत्म जागरूकता का मतलब होता है कुल मिला के अपनी फीलिंग्स को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने इमोशंस को समझना। जब हम अपने खुद के इमोशंस को समझने लग जाते हैं तो इसी को कहीं ना कहीं आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस जो है वो कहते हैं कि भाई मैं किस सिचुएशन में क्या फील करने लग जाता हूँ, मुझे कब खुशी महसूस होती है, कब मुझे दुख महसूस होने लग जाता है, ठीक है, कब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाता हूँ, कब मैं कहीं ना कहीं डिप्रेस होने लग जाता हूँ, ठीक है, कब मैं बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता हूँ। जब मैं अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं समझने लग जाता हूँ तो इसी को कहीं ना कहीं भाई आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। इस सेल्फ अवेयरनेस के जरिए, आत्म जागरूकता के जरिए कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हो और अपने सही डिसीजन जो है वो लाइफ में ले सकते हो। इसके अलावा भाई एक आता है भाई आत्म प्रबंधन या फिर सेल्फ मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है भाई, देखो कभी कभार क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इमोशंस में बह के बहुत जल्दी कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं जिसका हमें कहीं ना कहीं आगे जाके रिग्रेट होता है। तो उसी को मैनेज करना, उसी को कहीं ना कहीं प्रबंधन करना ही सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। जब हम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करके, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके पहले चीजों को समझने के बाद कहीं ना कहीं टफ सिचुएशन में कह ले, कैसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को कहीं ना कहीं वो डिसीजन कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। कि तनावपूर्ण स्थिति हो या फिर कैसी भी कठिन सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, पहले चीजों को समझना, पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, उसके बाद डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है उसको कहीं ना कहीं आत्म प्रबंधन के अंदर
आता है। इस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं हमें शांत रहना पड़ता है, ठीक है। सिचुएशन कैसी है, क्या चीजें चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं डील करना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें कहीं ना कहीं भी आत्म प्रबंधन के अंदर आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कभार क्या होता है भाई, बहुत जल्दी इंसान गुस्सा हो जाता है, गुस्से में कहीं ना कहीं बहुत गलत डिसीजन ले लेता है, जिसका उसे कहीं ना कहीं लाइफ टाइम आगे जाके कभी कभार रिग्रेट भी होता है, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें हमेशा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, हमें हमेशा टफ सिचुएशन से बहुत ही सिंपल वे में डील करना है, ताकि हमारे जो भी डिसीजन है, जो भी हम निर्णय लेने वाले हैं, उसका हमें कहीं ना कहीं आगे जाके रिग्रेट ना हो। और ये कब होगा, जब हम कहीं ना कहीं सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे, आत्म प्रबंधन करेंगे, पहले अपने आप को समझेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, उसके बाद चीजों को समझने के बाद, सिचुएशन को समझने के बाद कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे जो कि हमारे लिए अच्छा भी होगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट आता है भाई आत्म प्रेरणा या फिर सेल्फ मोटिवेशन। तो देखो मोटिवेशन आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है जो मैं बाहर से मिलता है मोटिवेशन दूसरी चीजों को देख के, एक मिलता है हमें खुद के अंदर से जो मोटिवेशन आता है। देखो बाहर से जो मोटिवेशन हमें मिलता है, दूसरे को भाई देखा कि सामने वाला बंदा बहुत सक्सेस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमने भी उसे देखे कहीं ना कहीं मोटिवेट मिला, ठीक है। मतलब बाहर की चीज से जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो क्या होता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जल्दी खत्म भी हो जाता है। पर जो मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है, जो हमें अंदर से लगने लग जाती है कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये चीजें करनी पड़ेगी वरना नहीं होगा, तो जो मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है वो कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और वही मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमें चीजों को या फिर अपने गोल को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं हेल्प जो है वो करता है। ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भाई खुद से मोटिवेट होता है, आत्म प्रेरित होता है, फिर सेल्फ मोटिवेट होता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भाई देखो सबकी लाइफ में क्या होता है, मान लो मैंने कोई किसी चीज सोची कि भाई मुझे ये प्राप्त करनी है, चीज मुझे चाहिए, इसके लिए मैंने ट्राई करा, प्रयास करा, वो चीज मुझे नहीं मिली, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो भाई चीजें उन चीजों से पीछे हट जाओ या फिर आगे बढ़ो। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं भाई, जो लोग दूसरी चीजों से मोटिवेट होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से पीछे हट जाते हैं, बट जो लोग खुद से मोटिवेट होते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों को प्राप्त करने के लिए बार बार आगे बढ़ते हैं, चाहे उनकी लाइफ में फेलियर कितनी भी बार आता रहे, ठीक है। तो एक जो सेल्फ मोटिवेट पर्सन होता है, जो आत्म प्रेरित व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, ठीक है। उसकी लाइफ में भाई फेलियर आते रहे, सफलता आते रहे, बट वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू चीजों को सीखने की कोशिश जो है वो करता रहता है, ठीक है। तो ये भाई व्यक्तिगत दक्षता की कुछ मुख्य पहलू या फिर कुछ की पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, वो आता है कैसे अपनी भाई ताकतों और विकास के क्षेत्रों की जानकारी व्यक्तिगत दक्षता को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम या फिर बढ़ाती है, या फिर भाई हाउ टू नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट एरियाज एनहांस पर्सनल कॉम्पिटेंस। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें आत्म जागरूकता को बेहतर बनाती है, फिर एनहांस सेल्फ अवेयरनेस। देखो सेल्फ अवेयरनेस या फिर आत्म जागरूकता तो हम समझ ही चुके हैं कितनी बार की क्या होती है, ठीक है, यहाँ तो बताने से कुछ है नहीं भाई। जब हम ये चीजें समझने लग जाते हैं कि हमारी क्या ताकत है, फिर क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमजोरियां हैं, क्या वीकनेस है, जब हम चीजों पे काम करने लग जाते हैं, इन चीजों को समझने लग जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी आत्म जागरूकता जो होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती है, ठीक है। देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ वीकनेस भी होती है, बहुतों को पता होती है उनकी क्या वीकनेस है, बहुतों को नहीं पता होती है उनकी क्या वीकनेस है, ठीक है। बट जब हम आत्म जागरूकता के फेज में जाते हैं, अपने आप को समझने लग जाते हैं, तो उस समय में कहीं ना कहीं चीजें समझ में आने लग जाती हैं कि मेरी क्या क्या पावर है, क्या क्या ताकत है, और क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या वीकनेस है। और जब हम अपनी वीकनेस को समझने लग जाएंगे, अपनी वीकनेस पे काम करने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भाई हम और ज्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं स्ट्रांग जो है वो होते चले जाएंगे। हमें भाई किन चीजों में सुधार करना चाहिए, किन चीजों पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है। हम कब बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, कब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है। हमारे थॉट क्या है, अपने थॉटों को समझना चाहिए, ठीक है। हमारे विचार क्या है, ठीक है। अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर पे कहीं ना कहीं हमें काम करते रहना चाहिए। इसी से कहीं ना कहीं आत्म जागरूकता जो है वो होती है, ठीक है। तो आपकी ताकतें और आपकी कमजोरियां कहीं ना कहीं आत्म जागरूकता को बेहतर बनाने में काम जो है वो करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई आत्मविश्वास बढ़ाती है, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई जब आपको पता लगने लग जाता है कि भाई आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, तो आप अपनी कमजोरी पे काम करके सिंपली अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप कर सकते हो। और जो आत्मविश्वास होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, आप अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो सिंपली आप कहीं ना कहीं टफ सिचुएशन को भी मतलब डील जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर तो आप भाई कैसी भी सिचुएशन अच्छी हो चाहे खराब हो, आप चीजों को डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपकी कमजोरियां आप जो होती है, अगर आप उन पर वर्क करोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत विकास को लक्षित करती है, या फिर टारगेट पर्सनल डेवलपमेंट। तो देखो व्यक्तिगत विकास का सिंपल सा मतलब है, अगर आपको पता लग जाए कि आपके अंदर कमजोरी क्या है, आपके अंदर कमियां क्या है, तो आप उनके ऊपर काम कर सकते हो और अपने आप को बेटर जो है वो बना सकते हो। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विकास को लक्षित करना, ठीक है। भाई सिंपल है, अगर आपको पता लग गया है कि भाई मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे को इन पे काम करना है, मैं जाहिर सी बात है इंप्रूव हो जाऊंगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये करना होता है। इसके अलावा आता है भाई आत्म प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है, या फिर एनकरेज सेल्फ मैनेजमेंट। भाई देखो जब आप अपने आप को समझने लग जाते हो, अपने आप को जानने लग जाता हो कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई मैं डील नहीं कर पाता हूँ, ऐसी सिचुएशन में अच्छे तरीके से डील कर लेता हूँ, है ना। मुझे यहाँ पे बुरा लग जाता है, यहाँ पे मैं चीजों को अच्छी तरीके से समझने लग जाता हूँ, ठीक है। मुझे कब बुरा लगता है, कब मैं अच्छा फील करता हूँ, जब आप कुल मिला के अपने आप को समझने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे कंट्रोल करना
सीख जाते हो, ठीक है। आत्म प्रबंधन करना कहीं ना कहीं सीख जाते हो, ठीक है। कैसी भी सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन में आप आसानी से डील कर सकते हो अगर आपको पता रहे कि आप किस सिचुएशन में कब कैसा रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि मैं सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और आत्म जागरूकता कहीं ना कहीं हमें यही चीजें सिखाती है, पहले आत्म जागरूकता करनी है, फिर आत्म प्रबंधन अपने ऊपर करना है। इसके अलावा प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण को मजबूत करती है, या फिर स्ट्रेंथ, मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग। भाई देखो, आपको पता लग गया कि आपकी कितनी क्षमता है, आप कितना काम कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हो, है ना। आपकी लिमिटेशन क्या है, अगर आपको चीजें पता लग गई तो जाहिर सी बात है आप वास्तविकता में काम कर सकते हो, आप यथार्थवादी जीवन में काम जो है वो कर सकते हो, ठीक है। क्यों? अब आपको अंदर से मोटिवेशन आ रहा है कि भैया मैं इतना काम तो कर सकता हूँ, मैं ये चीजें तो कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप अपने कैपेबिलिटी जो है, आप अपनी कितनी आपकी लिमिटेशन, ये चीज आपको पता है, तो आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट कर सकते हो और चीजों पे वर्क जो है आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्यक्तिगत दक्षता बढ़ाने की रणनीतियां, या फिर पर्सनल कॉम्पिटेंस एनहांस करने की टेक्निक, ठीक है। सबसे पहला आता है माइंडफुलनेस का अभ्यास या फिर प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। देखो, माइंडफुलनेस अगर आपको ध्यान होता ना, आपके स्कूल में भी कराया जाता था एक समय पे, ठीक है। मतलब पहले एक्टिविटी कराई जाती थी, अब तो शायद से नहीं कराई जाती, बट एक समय पे कराई जाती थी। इसमें मतलब कुल मिला के मतलब मेडिटेशन वाली फॉर्म में आ जाना होता था। आंख बंद कर ली, अपने जो थॉट है उनको मतलब रोकना है कि मेरे को कुछ भी नहीं सोचना, मेरे को शांत करना है, अपने मन को बिल्कुल शांत करना है, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटी होती है, इसके जरिए भी कहीं ना कहीं हम अपनी व्यक्तिगत दक्षता कह लो या फिर पर्सनल कॉम्पिटेंस कह लो, इसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी स्कूलों के अंदर कराई जाती थी पहले। इसके अलावा एक निजी लक्ष्य बनाना या फिर सेटिंग पर्सनल गोल। हम सबको कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ गोल सेट जो है वो करने चाहिए। देखो, गोल बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें पहले भी छोटे छोटे गोल जो है वो सेट करने चाहिए, उनको पहले हमें पूरा करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। मान लो मैंने एक छोटा सा गोल सेट करा कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी सुधारने को मिला कि इतने टाइम पीरियड में, अगर मैं ये छोटा गोल है, अगर मैंने अपनी पर्सनैलिटी सुधार ली तो जाहिर सी बात है मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं अगले गोल की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी अपनी लाइफ के अंदर एक छोटे छोटे गोल जो है वो सेट करते रहना चाहिए, जिससे हमें एक अलग मोटिवेशन जो है वो मिलता है काम को करने के लिए। इसके अलावा एक पर्सनल जर्नल लिखना या फिर पर्सनल जर्नलिंग। आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी डायरी लिखते हैं। डायरी, देखो, डायरी लिखना अच्छी बात है, जरूरी भी एक तरीके से। भाई देखो, हमारे साथ पूरे दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने महसूस करा, कहाँ पे मैं क्या चीजें गलत लगी, कहाँ पे मैं क्या चीजें लिखी, अगर ये चीजें हम कहीं ना कहीं अपनी किसी पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है हम अपनी डायरी के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपनी डायरी के अंदर ये चीजें जब लिखते तो हम उन चीजों को और अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये इस समय पे ये गलत हुआ था, ये चीज मैंने अब अपनी डायरी में लिखी, तो मैं उसके ऊपर और सोच सकता हूँ कि अगर यहाँ पे गलत हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डायरी लिखना बहुत अच्छा है आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास या फिर प्रैक्टिसिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखो, आज का जो समय चल रहा है ना, इस समय में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो होता रहता है, थोड़ा बहुत तनाव तो है वो होता रहता है। बस फर्क इतना होता है कि कौन व्यक्ति, कैसा व्यक्ति उस स्ट्रेस से, उस तनाव से किस तरह से डील करता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, वो चीजों को डील नहीं कर पाते हैं। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो डील करने के लिए भाई सिंपली आपको वही मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए ना, पार्क वार्क में टहलना चाहिए, लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। ये कुछ एक्सरसाइज होती है जिसके जरिए कहीं ना कहीं आप इन तनाव जैसी सिचुएशन से थोड़ा बहुत बच सकते हैं। बाकी देखो, तनाव जो है, स्ट्रेस जो है वो हर किसी की लाइफ में होता है। इसके अलावा फीडबैक लेना, सीकिंग फीडबैक। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे हो जो आपको सही गाइड करते हो, तो ऐसे लोगों से फीडबैक आपको लेते रहना चाहिए कि मान लो मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ लोग होते हैं सबकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छे लोग, तो आपको ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं ईमानदारी से कहीं ना कहीं फीडबैक जो है वो लेते रहना चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हो तो आप उन पर काम कर सकते हो, अगर सही कर रहे हो तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा फीडबैक लेने से, ठीक है। तो आपको फीडबैक भी लेते रहना चाहिए। इसके अलावा सफलता की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। तो भाई देखो, विजुअलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमें कल्पना करते रहना चाहिए कि अगर ये चीज हुई तो ये कितना प्रॉफिटेबल होगा मेरे लिए, कितना अच्छा रहेगा, तो ठीक है। जब हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं, कल्पना करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक कुछ समय के लिए सही पर एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर मैंने कर दिया तो मुझे यहाँ पे ये प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ पे ये मेरे को फायदा होगा, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई अब इस सामाजिक दक्षता के घटक क्या है, उन घटकों को, या फिर सोशल कॉम्पिटेंस क्या है, सोशल कॉम्पिटेंस क्या है, उन चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, ये सहानुभूति जो है मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ एम्पैथी के बारे में, तो मेरे को लगता नहीं आपको कुछ समझाने जैसा है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको कई बार समझा दी, सहानुभूति या फिर एम्पैथी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सामाजिक जागरूकता या फिर ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। भाई देखो, सोशल अवेयरनेस कह लो या फिर सामाजिक जागरूकता कह लो, इसका मतलब होता है भाई एक ग्रुप कह लो, एक संगठन कह लो या फिर समुदाय कह लो। इस समुदाय के नियम क्या क्या होते हैं, उनका क्या क्या संस्कृति होती है, उनकी शक्ति संरचना क्या है, इस चीज को समझना ही सामाजिक जागरूकता या फिर सोशल अवेयरनेस
कहलाती है। इसका क्या मोटिव होता है, क्या इसका उद्देश्य होता है? इसका मोटिव जो होता है या फिर इसका उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि भाई किन प्रक्रियाओं के थ्रू या फिर किन प्रोसेस के थ्रू या फिर किन व्यक्तियों के थ्रू किसी डिसीजन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है वो डाला जा सकता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भाई सामाजिक जागरूक है, सोशल अवेयर है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं भाई किसी ग्रुप के अंदर, किसी संगठन के अंदर भाई सही समय पे, राइट टाइम पे कहीं ना कहीं सही डिसीजन जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट आता है भाई सेवा अभिविन्यास या फिर सर्विस ओरिएंटेशन। मतलब भाई एक ऐसा गुण होता है व्यक्तियों के अंदर, मतलब इसमें कुल मिला के होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हमेशा हेल्प करता है, दूसरों की हमेशा मदद करता है। ठीक है, दूसरों की जरूरतों को पूरा करता है या फिर उनकी समस्याएं जो उनको सुलझाने का काम करता है, सॉल्व करने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को सर्विस ओरिएंटेशन या फिर सेवा विन्यास वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो भाई सर्विस ओरिएंटेशन होते हैं, फिर सेवा विन्यास वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भरोसेमंद होते हैं और दूसरों की सफलता में कहीं ना कहीं अपना रोल जो है हमेशा प्ले करते हैं। इसके अलावा प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंस, तो देखो प्रभाव का मतलब या फिर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दूसरों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना या फिर दूसरों को कहीं ना कहीं प्रेरित करना किसी काम को करने के लिए। ठीक है, उनका भरोसा जीतना और कहीं ना कहीं उन्हें हमेशा पॉजिटिव गाइडेंस देना। एक ऐसा व्यक्ति, एक प्रभावशाली व्यक्ति अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं लोगों को गाइड कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, अपनी ओर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप वाली जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, टीम को मैनेज करने की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी होती है। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावशील होगा। नहीं भाई, केवल बोलना नहीं बल्कि सुनने की भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी होनी चाहिए, समझने की भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरों को, दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं समझना, ये सब भी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। फिर आता है भाई विवाद प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो भाई देखो, विवाद प्रबंधन का मतलब हो गया कि भाई समस्याओं को, मतभेदों को कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं सोल्व करवा लेना। ठीक है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ विवाद होते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति है, जो आत्म जागरूकता वाला व्यक्ति है, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को पहले समझेगा कि गलती कहाँ पे है, क्या गलती हुई है, किसकी गलती है। ठीक है, उसके बाद चीजों को कहीं ना कहीं चीजों को सोल्व कराने का काम भी करेगा। इसके अलावा टीम वर्क और सहयोग, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। देखो, टीम वर्क और सहयोग का सिंपल सा मीनिंग है कि टीम के सदस्यों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं काम करना। क्रिकेट के अंदर जैसे 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई किसी एक की चलती रहेगी। नहीं भाई, अगर ये रहे कि भाई 10 में से सिर्फ एक अच्छा बल्लेबाज और एक अच्छा बॉलर है, वही पूरा मैच जितवा देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं सभी को मिलजुल कर ही काम जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को टीम वर्क या फिर सहयोग जो है वो कहते हैं कि मिलजुल कर कहीं ना कहीं चीजों को करना। ठीक है, कोई एक व्यक्ति, टीम के अंदर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हमेशा काम नहीं कर सकता। ठीक है, सभी को मिलजुल कर ही काम जो है वो करना पड़ता है। दूसरों का विकास करना या फिर डेवलपिंग अदर्स। देखो, दूसरों का विकास करना इसका मतलब होता है उनके कौशल को, उनकी स्किल्स को, उनकी एबिलिटीज को, उनके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना, उनको थोड़ा बढ़ावा देना कि भाई हाँ आप ये कर सकते हैं। देखो, हर कोई ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल परफेक्ट होता है। उसे अगर हमने ये वाला काम दिया तो जरूरी है कि वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर ही देगा। नहीं भाई, गलतियां सब हो जाती है। तो ऐसे में गलती होने पे भाई किसी को बिल्कुल ये ना कह देना कि भाई तेरे बस की नहीं, तू नहीं कर सकता। नहीं भाई, उसको कहना कि थोड़ा मोटिवेट करना कि हाँ गलती हो गई तो चीज आप कर सकते हो आगे, है ना। तो कहीं ना कहीं यही होता है दूसरों का विकास करना, उनको कहना कि डेवलप करने में उनकी मदद करना। नेक्स्ट है भाई हमारा संचार कौशल या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, ये संचार कौशल या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हर किसी के अंदर नहीं होती है। अगर आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इजीली अट्रैक्ट जो अपनी तरफ कर सकते हो। ठीक है, और मतलब ज्यादा लोगों के अंदर तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है, पर जिनके अंदर भी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावी या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैसे आत्म जागरूकता व्यक्तिगत दक्षता को बढ़ावा देती है या फिर सेल्फ अवेयरनेस एनहांस पर्सनल कॉम्पिटेंस। सबसे पहले भावनाओं को पहचानना या फिर रिकॉग्नाइज इमोशंस। भाई सबसे पहले आत्म जागरूकता का सबसे पहले प्रोसेस, सबसे पहले कदम, इससे फिर सबसे पहले स्टेप यही होता है कि अपने इमोशंस को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना। किस समय आपको गुस्सा आता है, किस समय आप तनाव में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, कब आपको खुशी होती है, चिंता क्यों होती है ना। ये सारे अपनी जो अलग अलग इमोशंस हैं, ये जो अलग अलग फीलिंग्स हैं, इन चीजों को समझना, फिर उनके ऊपर कंट्रोल करना, फिर उनको पॉजिटिव वे में उनका यूज करना। यही होता है आत्म जागरूकता का सबसे पहला स्टेप। फिर आता है भाई ताकत और कमजोरी को समझना, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो देखो, हम सबकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं या फिर कुछ ना कुछ वीकनेस होते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होते हैं। ठीक है, बहुतों को पता होता है उनकी क्या कमियां है, फिर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, बहुतों को नहीं पता होता है। तो जिनको नहीं पता होता उन्हें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा। जब वो लोग आत्म जागरूकता करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई उनकी वीकनेस क्या है, उनका वीक पॉइंट या फिर वीक एरिया क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आत्म जागरूकता के लिए सेकंड स्टेप क्या होता है, अपनी ताकत को पहचानना और अपनी कमजोरियों को समझना और अपनी कमजोरी पे कहीं ना कहीं वर्क करना। इसके अलावा था बेहतर निर्णय लेना,
मेकिंग बेटर डिसीजन। भाई एक अच्छा डिसीजन कैसे लिया जाएगा? देखो हर कोई बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन कभी नहीं ले सकता, ठीक है। सब कहीं ना सबके डिसीजन में कहीं ना कहीं कभी कमियां निकल सकती है, बट कुल मिला के एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हमें पहले चीजों को समझना पड़ेगा, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने जल्दबाजी में आगे गुस्से में आगे कोई डिसीजन ले लिया, उसका मेरे को आगे जाकर रिग्रेट हुआ है ना, ये हो सकता है। तो पहले मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई चीजें चल के आ रही है, मुझे यहाँ पे क्या डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने से पहले मेरे को पूरा प्रोसेस, पूरा मतलब सब कुछ समझना पड़ेगा कि पूरा एक चीजें हुई क्या है, उसके बाद ही मैं कहीं ना कहीं अपना डिसीजन ले सकता हूँ। तो ठीक है, बेहतर निर्णय लेना भी आत्म जागरूकता के अंदर ही आता है। फिर आता है भावनात्मक नियंत्रण में सुधार, इंप्रूविंग इमोशनल रेगुलेशन। तो कहना कि आत्म जागरूकता आपको कहना कि तनावपूर्ण या उत्तेजक परिस्थिति में कहना कि शांत रहने में हेल्प करते हैं। कि मतलब देखा होगा आप लोगों ने, एक कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आप लोगों को कहना कि अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप आत्म जागरूकता कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप शांत रहने भी लग जाते हैं, आप चीजों को समझने लग जाते हैं, ठीक है। आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब लगातार व्यक्तिगत विकास या फिर कंटिन्यूस पर्सनल डेवलपमेंट। पर देखो एक ऐसे व्यक्ति जो आत्म जागरूकता कर चुका है, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं भाई अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट को, अपनी रिएक्शन को कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली समझने की कोशिश करता रहता है, मूल्यांकन करने की कोशिश करता है कि अगर मैंने डिसीजन लिया तो मैं यहाँ पे डिसीजन मैंने क्यों लेने की कोशिश करी होगी, मुझे यहाँ पे अगर ये इमोशंस आ रहे हैं, यहाँ पे ये फीलिंग्स आ रही है तो मैं क्यों आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं मूल्यांकन करने की कोशिश हमेशा वो करता रहता है, ठीक है। तो बस भाई लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो भाई हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर लोगों को भाई ये समझना है कि जो प्रभावी संचार होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, वो किस तरीके से भाई संबंध प्रबंध में या फिर कह लो भाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट में किस तरीके से भाई अपना रोल जो प्ले करता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन, इस चीज को समझेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो भाई हमें भाई प्रभावी संप्रेषण का मतलब समझना होगा। एक मीनिंग क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, उस चीज को समझना पड़ेगा। देखो प्रभावी संप्रेषण को समझने से पहले समझ लेते हैं संप्रेषण क्या होता है। देखो संप्रेषण का सिंपल सा मतलब होता है अपने विचारों को, अपने थॉट को, अपने बातों को, अपने आइडियाज को कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना ही एक सिंपल सा संप्रेषण जो है वो कहलाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत जो हम करते हैं ना नॉर्मल, ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है, एक संप्रेषण का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब प्रभावी का क्या मतलब हो गया, इफेक्टिव का क्या मतलब हो गया। तो इस तरीके से अपनी बातचीत रखना सामने वाले व्यक्ति तक कि वो कहीं ना कहीं हमारी बातों से अट्रैक्ट हो, हमारी बातों को कहीं ना कहीं समझे, हमारी बातों को सुनने के लिए कहीं ना कहीं हमारी बातों को कहीं ना कहीं सुने। क्योंकि देखो बातचीत तो हर कोई कर लेता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन सबको ही आता है, बट अपने बातों को, अपने विचारों को इस तरीके से प्रेजेंट करना सामने वाले व्यक्ति तक ताकि वो हमारे बातों से एग्री भी हो, हमारी बातों को समझे भाई कि हाँ ये सही कह रहे हैं, चीजें यहाँ पे सही प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर प्रभावी संप्रेषण जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है भाई प्रभावी संप्रेषण के भाई की पॉइंट्स क्या है, मुख्य तत्व क्या है, उन तत्वों को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई स्पष्टता और संक्षिप्तता या फिर क्लैरिटी एंड कॉन्सिस्टेंस। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे, सही तरीके से स्पष्ट तरीके से सामने वाले को नहीं बताओगे, तो वो समझेगा ही नहीं आपकी बातों को, है ना। मैं मान लो कोई भी बात बता रहा हूँ, पर घुमा फिरा के कभी ये कभी कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात उसे नहीं समझ में आएगी। अगर मैं अपनी बातों को सीधे सीधे सिंपल से कम शब्दों में समझा दूं, संक्षिप्तता का मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को प्रेजेंट करना, अपनी बातों को रखना, इसे कहते हैं स्पष्टता और संक्षिप्तता, ठीक है। मेरी जो बात है मैंने क्लियरिटी के साथ एक अच्छी कम शब्दों में कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को बता दी, इस तरीके से बताई, कहीं ना कहीं उसे बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई। लाइक एग्जाम्पल भी लिख रखा है मैंने यहाँ पे, उदाहरण भी लिख रखा है कि मान लेते हैं किसी कर्मचारी से काम कराना है, तो अगर तुम्हें ठीक लगे तो ये काम करके कर देना, कहने के बजाय मैं यहाँ पे ये कहूँ कि भाई देखो 5 बजे तक आपको ये काम जो है बिल्कुल कर देना है, तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा अगर मैंने ये कह दिया भाई तुम्हें ठीक लगे, तो वो भाई अपनी मर्जी से, हो सकता है वो ना करे, हो सकता है वो कर दे, बट अगर मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई आपको ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं उस काम को सही तरीके से करेगा, ठीक है। तो बस वही है कि अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, इसी को कहीं ना कहीं स्पष्टता या फिर संक्षिप्तता यहाँ पर कहेंगे। फिर आता है भाई सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। ये क्या होता है, तो बस मुझे अपनी बातों को नहीं कहना भाई, मुझे सामने वाले को भी सुनना पड़ेगा कि भैया वो सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है, मैंने उसे कुछ कहा तो उस सामने वाले का क्या यहाँ से रिस्पॉन्स आया, क्या उसने कहा, उस चीज को भी कहीं ना कहीं मुझे समझना पड़ेगा। और सामने वाले को सुनने से पहले मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए उसने 2 लाइनें बोली और मैंने उसकी बात को बीच में काट दिया, नहीं भाई, पहले मुझे उसकी पूरी बातों को समझना पड़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे उसकी बातों का रिएक्शन जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा पड़ा है, एग्जाम्पल भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा स्वर और अशाब्दिक संकेत, टोन और नॉन वर्बल क्यूज। देखो टोन जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं, बहुत से लोग होते हैं बहुत चिल्ला के बात करते हैं, बहुत से लोग होते हैं बहुत काम शांति से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर मान लो आप किसी के साथ खड़े हो और कोई बंदा आपसे आके तू तभी मतलब तू तड़ाक करके बात करने लगे, बदतमीजी से बात करने लगे, तो जाहिर सी बात है वो गलत कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, सही तरीके से बात नहीं कर रहा, आप उसकी बात को सुनोगे नहीं, है ना।
आप भी बहसबाजी करने लग जाओगे। बट इसी की जगह एक व्यक्ति आपसे शांत स्वभाव में प्यार से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है, चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है, तो 1% चांस है कि हाँ आप उसकी बातों को समझने की कोशिश एक बार को कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भाई चेहरे के हाव भाव हो गए, चेहरे के उतार चढ़ाव हो गए, ठीक है, उसकी शारीरिक शरीर की भाषा से भी कहीं ना कहीं आप उसकी चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल का ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भाई सहानुभूति हो गई, एम्पैथी हो गई। तो देखो सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की सिचुएशन को, दूसरे के दृष्टिकोण को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को कहना की समझना। ठीक है, जब हम समझते हैं कि भाई श्रोता किसी मानसिक अवस्था में है या किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं अपने शब्द और स्वरों को कहीं ना कहीं उसी के अनुरूप ढाल ले। मान लो भाई सामने वाला व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा चिंतित है, और हम उससे जाकर बहुत ज्यादा बहसबाजी करने लग जाऊं, तू तो ये कर रहा है, तेरे नहीं होगा, तेरे बस की नहीं, तो जाहिर सी बात है खराब है, नहीं होगा, चीजें नहीं चलेंगी, नहीं चीजें नहीं चलेंगी सही तरीके से। ठीक है, और इसकी बजाय अगर मुझे पता है ऐसा व्यक्ति परेशान है, तो मैं उसको थोड़ा सा एम्पैथी दिखाऊं, थोड़ी सहानुभूति दिखाऊं, उसको भाई समझाऊं कि भाई अगर कोई बात नहीं, अगर ये चीजें नहीं हुई तो आगे हो जाएंगी, ये तुमने यहाँ पे गलत करा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे ठीक हो जाएगा ना। तो ये भी चीज आती है। इसके अलावा खुलापन और ईमानदारी, ओपननेस एंड होनेस्टी। देखो प्रभावी संचार हमेशा कहीं ना कहीं भरोसे पर आधारित होता है, और भरोसा तभी बनता है जब संवाद में कहीं ना कहीं क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ईमानदारी हो। ऐसा ना कि सामने वाला तो मुझे सब कुछ बताया जा रहा है बट मैं अपनी चीजें छुपा रहा हूँ, या फिर मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ सामने वाले को बट सामने वाला अपनी चीजें छुपा रहा है। तो भाई नहीं, ट्रांसपेरेंसी का होना, पारदर्शिता का होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, खुलेपन का अर्थ है कि अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बताना, गलतियों को स्वीकार करना, दूसरों की प्रतिक्रिया को कहीं ना कहीं खुले रूप से कहीं ना कहीं स्वीकार करना। ठीक है, तो ये चीज आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भाई संबंध प्रबंधन दक्षता, या फिर इंप्रूविंग रिलेशनशिप मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई इसमें भावनात्मक जागरूकता बढ़ाता है, एनहांस इमोशनल अवेयरनेस। भाई देखो कुल मिला के जब खुलकर और साफ तरीके से कहने की कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, तो हम सिर्फ शब्द नहीं सुनते हैं, बल्कि हम सामने वाले की भावनाओं को, हाव भाव को, टोन को भी कहने की समझने लग जाते हैं। ये भावनात्मक जागरूकता हमें कहीं ना कहीं पहचानने में मदद करती है कि सामने वाला खुश है, उलझन में, असहज है, या फिर परेशान है, जो भी इसके साथ सिचुएशन चल रही है, उन चीजों को कहीं ना कहीं हम समझने लग जाते हैं। एग्जाम्पल भी लिखे पड़े, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, समस्या समाधान को मजबूत करता है, या फिर स्ट्रेंथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो साफ सुथरा सम्मानजनक संवाद जो होता है, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन अगर लोगों से किया जाए, तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं टीम के सब क्या नाम है, अगर हम सभी के साथ मान लो टीम के अंदर कहीं ना कहीं सभी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से चीजों को समझते हैं, अच्छे से चीजों को लोगों से मिलजुल के बात करते हैं, तो इससे क्या होता है हर किसी की बात टीम के अंदर सुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं अधिक रचनात्मक और व्यवहारिक समाधान से कहीं ना कहीं सामने आते हैं। भाई मान लो एक टीम है 11 जनों की, और 11 जनों की टीम के अंदर खाली मैं जो मान लो कैप्टन है वो, अरे उसका एक पसंदीदा कोई प्लेयर है उसी के साथ, बस हम ही दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, हम ही दोनों आपस में चीजों को डील करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बाकी के और प्लेयर होंगे ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं भाई डिमोटिवेशन जाएगा, भाई हमें तो चीजें बताई नहीं जा रही, तो वो कहीं ना कहीं सही तरीके से प्ले नहीं कर पाएंगे। बट इसकी बजाय अगर हम सारे मिलजुल के आपस में चीजों को समझे, चीजों को भाई देखे, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं सभी के मन में से निकल के आएंगे, भाई हाँ मैं यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं। और जितने ज्यादा दिमाग, जितने ज्यादा भाई थॉट, उतनी ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से सॉल्व जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा आता है पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड होनेस्टी। तो मैं देखो जो एक अच्छा संवाद होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, वो कहीं ना कहीं किस चीज को बढ़ावा देता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है, होनेस्टी को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं अपनी सब चीजें भाई सामने वाले व्यक्ति को बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं ईमानदार हूँ, कहीं ना कहीं होनेस्ट हूँ, तभी मैं चीजें उसको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये विवाद समाधान को आसान बनाता है, फैसिलिटीज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो देखो मतभेद किसी भी संबंध का हिस्सा है, लेकिन प्रभावी संचार उन्हें कहीं ना कहीं लड़ाई बनने से रोकता है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बात धैर्य से सुनते हैं और अपनी बातों को शांति से रखते हैं, तो विवाद कहने की जल्द और स्वस्थ तरीके से सुलझा सकता है। मतलब आज के समय क्या होता है भाई, बात नहीं सुननी तुरंत आता भाई पे आ जाओ। ठीक है, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलता होगा। ठीक है, बट अगर हम जो भी दोनों पक्ष है, दिन की भी लड़ाई चल रही है, अगर हम दोनों पक्षों की बातों को सुने, दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सुने कि हाँ आपकी गलती यहाँ पे ये थी, आपकी गलती यहाँ पे ये थी, तो कहीं ना कहीं जो विवाद है वो आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिक्रिया को स्वीकार करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अब देखो खुला संवाद जो होता है, अगर हम आपस में खुला संवाद करें, तो जाहिर सी बात है सामने वाला मुझे भी क्यों ना कि भाई रिएक्शन देगा, और मैं भी कहीं ना कहीं सामने वाले को कुछ ना कुछ फीडबैक दूंगा। तो इससे क्या होता है, अगर खुला संवाद होता है तो जाहिर सी बात है मैं भी उसका रिएक्शन दे सकता हूँ, और वो भी मेरा फीडबैक जरूर लेगा। ठीक है, इसके अलावा सकारात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है, स्ट्रेंथ पॉजिटिव एंगेजमेंट। देखो प्रभावी संचार क्या होता है, सिर्फ समस्या को सुलझाने के लिए नहीं होता, बल्कि रिश्तों में गर्मजोशी लाने का तरीका भी होता है। ठीक है, प्रशंसा, धन्यवाद, समर्थन और प्रेरणा से कहीं ना कहीं ऐसे जो संवाद होते हैं, ऐसे जो कम्युनिकेशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर भाई जाहिर सी बात है मैं किसी ना किसी पर्सन से बात करता रहता हूँ, वो मेरे को हमेशा मोटिवेट करता है, हमेशा मेरे को बढ़ावा देता है, जाहिर सी बात है मैं चीजों के लिए हमेशा मोटिवेट रहूंगा। ठीक है, इसी में मिल जाती है। इसके अलावा सक्रिय सुनने की क्षमता विकसित करता है, डेवलप एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। देखो संबंध प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी लगन से सुनना। जब हम सामने वाले को बीच में ना रोककर उसकी बात को सुनते, तो उसे कहना कि सम्मान महसूस होता है कि भाई इसने मेरी बात को सुना, समझा, और कहना कि आप एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया वो देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों की बात को पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। इसके अलावा सहयोगी वातावरण बनाता है, या फिर क्रिएट्स कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट।
कहीं ना कहीं खुला और सहानुभूतिपूर्ण संवाद कहीं ना कहीं क्या करता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक अच्छा माहौल बनाने का काम जो है वो करता है। ठीक है, जहाँ पे लोग अपने विचारों को, अपने थॉट को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले के साथ प्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। लास्ट में एक निष्कर्ष ऐड कर देना, एक कंक्लूजन ऐड कर देना। तो भाई हमारा जो 8वां क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, चारों टॉपिक के बारे में शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। ठीक है, टिप्पणी जो है वो लिखनी है। क्या क्या टॉपिक से एक बार देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम अच्छे से टिप्पणी भी देखेंगे। पहला टॉपिक है भाई संघर्ष और उसका प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस। इसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट एंड थ्रू माइंडफुलनेस, जो भाई माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी होती है, इसके थ्रू हम अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये देखना है। इसके अलावा भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है, ये चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, 4 अलग अलग टॉपिक है, इन चारों टॉपिक को हम यहाँ पर समझने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो सबसे पहला टॉपिक आता है भाई संघर्ष और उसका प्रबंधन या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स मैनेजमेंट। देखो संघर्ष क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। देखो हम सबकी लाइफ में ना कुछ ना ऐसे फेज आ जाते हैं, स्ट्रगल वाले फेज आ जाते हैं, जहां पे हम ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि भाई बस अब मेरे बस की नहीं है, मेरे से ना हो रहा कुछ भी। ठीक है, ऐसा लग जाता है कि भाई अपने आप से हार मानने लग जाते हैं। मतलब एक होता है कि सामने वाला को लग रहा है कि भाई मैं हार गया हूँ, मेरे बस की नहीं है, बट जब खुद के अंदर से ये वाली वाइब आने लग जाए, खुद के अंदर से वाली मोटिवेशन लग जाए कि भैया मेरे बस की नहीं है, मैं तो हार गया, मेरे बस की नहीं है, इसको ही कहीं ना कहीं संघर्ष या फिर स्ट्रगल वाला फेज जो हमारा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा पड़ा है कि संघर्ष वह स्थिति है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं के विचार, लक्ष्य, आवश्यकताएं, मूल्य, हित आपस में टकराते हैं। ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति आपस में जब बहसबाजी में स्ट्रगल करने लग जाए, लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, ये भी एक होता है। इसके अलावा जब अपने आप से भी एक हार मानने लग जाए कि भैया मेरे बस की मैं संघर्ष कर रहा हूँ मैं, एक होता है ना सबकी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज आ जाता है। ठीक है, कि सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक समय पर स्ट्रगल करते ही करते हैं, वो वाला जब फेज आ जाता है ना, तो उस वाले टाइम पीरियड में भी हमें किस तरीके से चीजों से डील करना है वो चीज हम यहाँ पर समझेंगे अभी। संघर्ष प्रबंधन या फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले हमें भी संघर्ष को समझना पड़ेगा या फिर अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट पे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए ना भाई कॉन्फ्लिक्ट क्या है, संघर्ष क्या है, क्या चीजें से दिक्कत चल रही है, फिर किससे हमें लड़ाई, मतलब क्या चीजें चल रही है, संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पहले हमें ये चीज समझना पड़ेगा, तभी तो हम चीजों से डील कर सकते हैं। अगर मुझे पता ही ना हो भाई स्ट्रगल क्या है, संघर्ष क्या है, संघर्ष किससे हो रहा है, क्यों करना है, कब हुआ, कैसे हुआ, अगर ये चीज मुझे पता ही नहीं है तो भाई मैं किस तरीके से चीजों से डील करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा खुला संवाद या फिर ओपन कम्युनिकेशन। तो खुला संवाद क्या हो जाता है भाई यहाँ पर, तो खुला संवाद सिंपली जिसके साथ भी मेरा संघर्ष चला, जिसका भी स्ट्रगल चला, कि किसी, अब मान लो किसी पर्सन के साथ चल रहा है, मान लो ये मेरा एक दोस्त था और एक ये मैं था। ठीक है, हम दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, हम दोनों की काफी ज्यादा संघर्ष लगे। ठीक है, अभी मेरे से नहीं बोलता, मैं इससे नहीं बोलता। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे चीजों को पहले समझू कि भाई किस बात पे संघर्ष होगा, किस बात में लड़ाई झगड़ा, किस बात में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, उन चीजों को समझू, फिर गलतियां देखू, किसी किसी कितनी गलती थी, फिर ठीक है, फिर हम चीजों पे बात करें, क्योंकि बात करने से चीजें ठीक हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं, बात करना ही बंद कर देते हैं कि भाई नहीं मैं इससे दूर हो जाता हूँ, मेरे लिए ठीक नहीं भाई, ये चीज गलत है। पहले हमें बात करके एक कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई चीजें यहाँ पे गलती हुई, किसकी गलती थी, मेरी गलती थी, तो मैं अपनी तरफ से भाई चीजों को ठीक करूँ, उसकी गलती तो वो अपनी चीजों अपनी तरफ से चीजों को ठीक करें। ठीक है, सबसे पहले हमें भाई कहीं ना कहीं ओपन कम्युनिकेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा शांत और धैर्यवान बने, स्टे क्लेम एंड पेशेंस। अभी देखो व्यक्ति के अंदर पेशेंस होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके साथ शांत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एकदम से हमें हर सिचुएशन रिएक्ट नहीं करना होता है। ठीक है, कभी कभार हमें समझना पड़ता है कि सिचुएशन कैसी चल रही है, चीजें कैसी चल रही है, और उसके हिसाब से ही हमें रिएक्शन जो है अपना देना पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे अंदर पेशेंस जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा व्यक्तियों पर नहीं मुद्दों पर ध्यान दे, फोकस ऑन द इशू नॉट द पर्सन। भाई हमें व्यक्ति पे ध्यान नहीं देना है कि भाई कौन व्यक्ति था, क्या कर रहा था, ये अगर ये मेरा दुश्मन था तो भाई इसके साथ बुरे करो, नहीं भाई, एक्चुअली मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है, चीजें चल क्या रही है, हमें उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपना ध्यान जो है वो देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भाई समानता के बिंदु ढूंढना या फिर फाइंड पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट। तो कुछ संघर्ष के बीच भी कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पे कहना कि सभी पक्ष कहना कि सहमत होते हैं, जैसे साझा लक्ष्य, मूल्य, उद्देश्य। इसी समानता को पहचानना कहीं ना कहीं तनाव को कहीं ना कहीं कम करने का काम जो है करता है। ठीक है, हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने चाहिए, कुछ ऐसे बिंदु देखने चाहिए जिसपे कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक साथ आने को तैयार होते हैं। ठीक है, सभी पक्षों के लिए लाभकारी समाधान खोजना। भाई देखो हमें ऐसा कोई लाभ, एक ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं देखना जिससे किसी से केवल एक पक्ष का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं भाई, हमें एक ऐसे सोल्यूशन की ओर जाना चाहिए जिससे कहीं ना कि दोनों पार्टी को या फिर दोनों पक्षों को कहीं ना कि इक्वल कहीं ना कि प्रॉफिट जो है वो हो। ठीक है, इसके अलावा आगे निगरानी करना या फिर फ्लो अप। देखो संघर्ष सुलझाने के बाद यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है कि किए गए समाधान पर अमल हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं। ठीक है, क्योंकि मतलब मान लो कुछ समय के लिए तो भाई चीजें ठीक हो गई, बट आगे जाके फिर दिक्कत तो नहीं भाई, चीजों पे आपने जो भी सोल्यूशन निकाला उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि उन चीजों पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो ये भी चीज जरूरी है। लास्ट में एक निष्कर्ष कर देना, ये वाला टॉपिक आपको यहाँ पे हो जाता है भाई कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई आप लोगों का भावनाओं का प्रबंधन या फिर मैनेजिंग इमोशन। भाई जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी जो भावना है ना, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए भाई, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये बहुत ज्यादा
जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं पे, अपने इमोशंस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले भाई भावनाओं का प्रबंधन का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भावनाओं का प्रबंधन का सिंपल सा मीनिंग है कि अपनी फीलिंग्स को पहचानना, उनको समझना, उनको कंट्रोल करना। ठीक है, और उन्हें उचित या फिर सही तरीके से पॉजिटिव वे में उसका यूज करना। ठीक है, मतलब भाई देखो ऐसे ही बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो बहुत जल्दी रो जाते हैं, है ना, मतलब उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, उनके साथ कुछ भी कुछ गलत हुआ, कुछ भी बुरा हुआ, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, बहुत जल्दी रो जाते हैं, अपनी फीलिंग से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो रो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई जो बिल्कुल पत्थर दिल बन जाते हैं, उन्हें कोई कुछ भी कहते हैं उन्हें बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज, दोनों ही चीजें गलत है। ठीक है, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, हमें अपने इमोशंस को पहचानना आना चाहिए, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में यूज करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के हम किस समय पे क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को सोच समझ कर कहीं ना कहीं रिएक्ट करना ही एक होता है इमोशंस मैनेजिंग, या फिर भावनाओं का प्रबंधन। भावनाओं का प्रभावी प्रबंधन जो होता है भाई, व्यक्ति को तनाव, गुस्सा, चिंता जैसी नकारात्मक जो नेगेटिव थॉट होते हैं उनसे कहीं ना कहीं बचाने में मदद भी करता है। ठीक है, ये चीजें में देखने को मिल जाती है। अब भाई हम देखते हैं कि भावनाओं का प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है, या फिर मैनेजिंग इमोशन किस तरीके से किया जा सकता है, उस चीज को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई भावनाओं को पहचानना, या फिर रिकॉग्नाइज इमोशन। सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को पहचानना भी तो पड़ेगा ना, भाई भावनाएं या फिर हमारी फीलिंग्स जो वो है क्या, एक्चुअली हम कैसा महसूस कर रहे हैं, किस टाइम पर कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब ग्रुप के साथ हैं, बट उस समय भी वो कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं, उस समय भी कहीं ना कहीं उदास फील करते हैं, जबकि अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं तो ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, है ना। तो मतलब अलग तरीके के, अलग मेंटलिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हम तनाव क्यों आ रहा है, हमें डर क्यों लग रहा है। ठीक है, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमें पहले पहचानना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं कि मैं गुस्से में हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं परेशान हूँ, तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को सही तरीके से डील जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। तो देखो मान लो किसी ने किसी व्यक्ति ने आपको अपने इमोशन शेयर कर, आपसे अपने इमोशन जो है शेयर किया, आपको अपनी बातें जो बताई, उसके साथ जो भी चीजें चल रही थी वो सारी चीजें आपको बताई। अगर आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया कि भाई ये तो तू गलत कर रहा था, यहाँ तूने ये गलत करा, यहाँ पे ये गलत करा है ना, ये तो ऐसा करना चाहिए था, ऐसे रिएक्ट कर दे, तो जाहिर सी बात है सामने वाले व्यक्ति जो है वो और नेगेटिव वे में चीजों को ले सकता है। तो ऐसा ना करने के लिए पहले आपको उसकी बातों को पहले प्रॉपर सुनना चाहिए, कुछ समय तक का कहीं आपको ब्रेक लेना चाहिए, पहले आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर, फिर उसके बाद एक अच्छा कंक्लूजन पे एक अच्छा निष्कर्ष निकाल के चीजों को उसको समझाना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिक्रिया आप जब भी रिएक्ट करो किसी की बातों का, तो उससे पहले आपको थोड़ी देर रुकना चाहिए, पहले समझना चाहिए चीजों को। इसके अलावा तभी सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो जो हमारा माइंड होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है, सिचुएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे कहे गए शब्दों के आधार पर चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। मतलब आपको कभी लगे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ ये चीजें मैं कर सकता हूँ, ये अभी टफ टफ फेस चल रहा है मेरी लाइफ का, बट हाँ यहाँ से मैं चीजों को डील जो है आसानी से कर सकता हूँ। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। इसके अलावा विश्रांति तकनीकों का अभ्यास या फिर प्रैक्टिस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कुल मिला के यहाँ पे हमें भाई कुछ योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे इमोशंस पर हमें कंट्रोल नहीं हो रहा, सिंपली आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गहरी सांसें लेनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर अकेले पार्क वार्क में घूमना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तनाव हम अकेले रहने लग जाते हैं, सबसे सबसे कॉन्टेक्ट तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन वाली फेज में चले जाते हैं, तनाव वाली फेज में चले जाते हैं। इन चीजों से बचने के लिए जाहिर सी बात है लोगों से घुलो मिलो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, है ना, तभी हम कहीं ना कहीं भाई इन तनाव वाली चीजों से बचा जा सकता है। इसके अलावा स्वस्थ तरीकों से भावनाओं को व्यक्त करना, एक्सप्रेस इमोशंस इन हेल्दी वेज। बहुत से लोग होते हैं भाई इनको अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आते, वो लोगों को नहीं बताते। इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं भाई, हो सकता है वो उन्हें लगता हो कि भाई लोगों ने जज कर देंगे अगर मैंने चीजें बताई, और या फिर कोई उनका होता ही नहीं क्लोज जो जिनको वो चीजें बता सके। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में तब भी आप लोगों को कहना कि अच्छे वे में, अच्छे तरीके से कहने की अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कहना कि दूसरे लोगों से बताना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा समाधान पर ध्यान देना, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। देखो भावनाएं क्या होती है ना, कभी कभार क्या होता है हमारा कुछ भी इमोशन आ रहे होते हैं, मान लो किसी समय जेलसी फील होने लग गई, मान या फिर अपने आप से हमें कुछ गलत करने की इच्छा होने लग गई कि भाई अब मेरे से नहीं हो सकता, मैं मतलब कभी कभार होता है हम अपने आप ही हारने लग जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें तुरंत कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए होता है, बल्कि इसके सोल्यूशन पे काम करते रहना चाहिए होता है कि अगर मेरे को ये भी फील हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, तो हमें हमेशा कहीं ना कहीं सोल्यूशन पे ध्यान देते रहना चाहिए। और लास्ट, अनुभव से सीखना या फिर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो देखो हर कोई जन्म से सीख के नहीं आता। ठीक है, लाइफ का एक फेज होता है, लाइफ के एक टाइम पीरियड होता है, हम उन टाइम पीरियड के अंदर, उस फेजेस के अंदर कहीं ना कहीं चीजों को सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, कोई भी परफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, लाइफ हमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजों को सिखाती हुई चलती है। ठीक है, तो हमें जो भी एक्सपीरियंस मिला, जो भी हम गलतियां करते हैं, उन्हें उनसे कहीं ना कहीं हमें चीजों को सीखते हुए चलते रहना चाहिए। इसके साथ साथ अपने और भी जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से चीजों को बताते रहना चाहिए, ताकि उनके जरिए वो गलतियां ना हो। ठीक है, लास्ट में एक निष्कर्ष, ये वाला टॉपिक भी आपका
हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई आप लोगों का माइंडफुलनेस के माध्यम से आत्म प्रबंधन या फिर सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू माइंडफुलनेस। भाई देखो माइंडफुलनेस एक एक्टिविटी थी, मैंने आपको बताया था, एक्टिविटी पहले के टाइम में स्कूल में भी करवाई जाती थी, आप शायद से नहीं करवाई जाती है। तो इसके जरिए किस तरीके से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, माइंडफुलनेस क्या है, इसका क्या मीनिंग है, एक बार यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो माइंडफुलनेस एक तरीके का एक मेडिटेशन है, एक तरीके से एक ध्यान वाली एक्टिविटी है, जिसके अंदर हम अपने आप को भाई ध्यान मतलब कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए कहीं ना कहीं ध्यान वाली पोजीशन में चले जाते हैं, जिससे हम अपने दिमाग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम अपने सारे दिमाग के जितने भी थॉट है उनको निकाल के अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल खाली, हमारे दिमाग में कुछ ना चले। देखो हर समय कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है, बट अगर माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी डेली करें तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग पे कुछ समय के लिए चीजों पर कंट्रोल जो वो पा सकते हैं। अब भाई माइंडफुलनेस के माध्यम से आत्म प्रबंधन कैसे होगा, सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू माइंडफुलनेस। तो सबसे पहले पूरी तरह से वर्तमान में रहना, बीइंग फुल्ली प्रेजेंट। भाई देखो दिक्कत क्या होती है ना, या तो हम पास्ट की ज्यादा सोचते हैं या फिर फ्यूचर की। देखो पास्ट में जो हो गया वहां पे अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीजें हो चुकी है। और हमारा प्रेजेंट ज्यादातर खराब इसलिए होता है क्योंकि हम फ्यूचर की ज्यादा टेंशन लेते हैं कि भाई मेरे को आगे जाके ये करना है, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे को ये करना है। तो हमें ना तो पास्ट की दिक्कत लेनी चाहिए ना कि फ्यूचर की, क्योंकि फ्यूचर अभी हमें पता नहीं है और पास्ट हमें बीत चुका है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम जो कर सकते हैं ना अपने प्रेजेंट में कर सकते हैं। अगर हम अपना आज अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो तभी हमारा कहीं ना कहीं कल जो वो अच्छा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो भी वर्क है, जो भी हमारा काम है, अपने प्रेजेंट पे लगाना चाहिए। अगर प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, और पास्ट जो है वो तो भैया खराब, वो तो मतलब जो भी जैसा भी चला गया। ठीक है, वहां पे हमारा कोई भी हम वहां पे अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वर्तमान में प्रेजेंट के अंदर रहना चाहिए। इसके अलावा भाई भावनात्मक नियंत्रण को सुधारना, इंप्रूविंग इमोशनल कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे हमें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, माइंडफुलनेस जो है कहीं ना कहीं आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना सिखाता है। ठीक है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप तभी ठीक हो सकते हैं जब हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, चीजों तभी जाके कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से हम बच सकते हैं। इसके अलावा तनाव और चिंता को कम करना, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखो माइंडफुलनेस में कहीं ना कहीं गहरी सांस लेना, शांत बैठना, ध्यान जैसी तकनीकें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके अंदर, ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी जो इसके अंदर आती है, इससे कहीं ना कहीं भाई हमारा जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कम जो है वो होता है। जो हमें एंजाइटी हो जाती है, जो हमें तनाव महसूस होता है, वो कहीं ना कहीं कम होता है माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी करने से। इसके अलावा ये धैर्य और आवेग पर नियंत्रण विकसित करना, डेवलपिंग पेशेंस एंड कंट्रोलिंग इम्पल्स। देखो माइंडफुलनेस वाली भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा विराम पैदा करता है। तो अगर माइंडफुलनेस कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं काम रहता है, शांत रहता है। ऐसे शांत दिमाग के जरिए कहीं ना कहीं मतलब तो मैंने आपको बताया हर कोई बंदा परफेक्ट डिसीजन कभी नहीं ले सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ डिसीजन तो सबके गलत हो जाते हैं, बट चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब हम जो डिसीजन लेंगे वो कहीं ना कहीं फायदेमंद ही रहेगा। ठीक है, तो अगर माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी करते हैं तो हमें भाई जाहिर सी बात है कोई भी हमको चीज बताएगा तो पहले उन चीजों को समझेंगे, जानेंगे, उसकी क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, उन चीजों को समझेंगे। उसके बाद जाके हम कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। एकाग्रता और उत्पादकता को बढ़ाना, इंक्रीज फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। पर जाहिर सी बात है अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो एकाग्रता है, जो आपकी कहीं ना कहीं फोकस करने की पावर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आत्मदया विकसित करना, डेवलपिंग सेल्फ कंपैशन। तो देखो माइंडफुलनेस व्यक्ति को सिखाते हैं कि वे अपने प्रति करुणा और सॉफ्टनेस रखे। ठीक है, अक्सर हम खुद की गलतियों पर कठोर आलोचना कर लेते हैं। मतलब कभी होता है, मतलब मैंने कोई गलती, मान लो कोई व्यक्ति, मान लो उसने कोई गलती कर दी, तो वो क्या करता है कि उससे लगने लग जाता है कि भाई मेरे को सबसे दूर हो जाना चाहिए, वो सबसे अलग हो जाना चाहिए यार, या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं। ठीक है, ऐसी ऐसी थॉट जो है दिमाग के अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी करोगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, तो कहीं ना कहीं आप इन थॉट से कहीं ना कहीं बच सकते हो। लास्ट, व्यक्तिगत विकास को समर्थन देना, सपोर्टिंग पर्सनल ग्रोथ। तो भाई जाहिर सी बात है एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, माइंडफुलनेस एक्टिविटी करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो देगी। ठीक है, आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी भाई रिएक्शन है, जो हैबिट्स हैं, जो थॉट है, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके चेंज जो है वो होंगे अगर आप ऐसी एक्टिविटी जो है वो करोगे। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, ये वाला टॉपिक भी आपका हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का तनाव प्रबंधन या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब भाई तनाव प्रबंधन क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कुल मिलाकर तनाव जो होता है ना उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पर समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो आज का जो एरा है, जो आज का समय है, जो आज का टाइम पीरियड, मतलब इस समय में तो भाई मतलब ऐसा मान लो बच्चा हो चाहे बड़ा, सभी को कहीं ना कहीं कोई ना कुछ स्ट्रेस जो है वो होने लगा है। ठीक, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव जो है वो होने लगा है। किसी को फ्यूचर की टेंशन हो रही है, किसी को अपने करियर की टेंशन हो रही है, किसी को मतलब अलग अलग चीजें, मतलब सबको पता है कि क्या क्या चीजें। ठीक है, अलग अलग चीजें, मतलब सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों की टेंशन जो है वो होती जा रही है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिख रखा है, इसका अर्थ भी लिख रखा है। तनाव का मतलब क्या होता है, तो तनाव को पहचानना, उसके कारणों को समझना और उसको कम नियंत्रित करने की ये प्रभावी तकनीकों का उपयोग करना
ये कहलाता है तनाव प्रबंधन। मतलब जो तनाव है ना, उसको मैं किस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, उसे मैं किस तरीके से नियंत्रित कर सकता हूँ, उसको उसके तनाव के पीछे के कारण क्या है, रीजन क्या है, उन चीजों को समझना। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तनाव प्रबंधन के अंदर आती है। अब इस तनाव प्रबंधन को यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबसे पहले गहरी सांस लेने का अभ्यास। भाई देखो, मैंने आपको बताया हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तनाव जो है सबकी लाइफ में चलते हैं, आपकी लाइफ में भी चलने, मेरी लाइफ में भी चलने, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव जो स्ट्रेस है वो चलते रहते हैं। अब ऐसी चीजों से कैसे डील किया जा सकता है? भाई देखो, जब आपको बहुत ज्यादा तनाव लगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगे, सिंपली क्या करना भैया, गहरी सांस लो और फिर से छोड़ो, गहरी सांस लो उसे छोड़ो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, ये ले सकते, ये कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस लगे, तनाव लगे, तो आप ये वाली एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, दिन में डेली 5-10 मिनट के लिए करते रहे करो। ठीक है, इसके अलावा समय प्रबंधन या फिर टाइम मैनेजमेंट, देखो सही समय प्रबंधन तनाव को कहना कि काफी हद तक कम कर देता है। भाई देखो, कभी कभार होता क्या है ना, तनाव होने के मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मतलब कुछ रीजन हम फालतू की चीजों में अपना ध्यान देते जा रहे हैं। मान लो ओवर थिंकिंग, हाँ आज के समय में आपको पता है ओवर थिंक करने लग जाते हैं लोग। हम फालतू की चीजें सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। अरे सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ चीज करनी है तो मुझे उसके लिए वर्क करना पड़ेगा ना पहले। ओवर थिंकिंग करने से, चीजों को सोचने से चीजें नहीं चलती हैं, उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके चीजें मुझे मिलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मुझे इतना टाइम भाई इस चीज के लिए देना पड़ेगा, इतना टाइम इस चीज के लिए देना पड़ेगा, इतना टाइम इस चीज के लिए देना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ चीजें आपको नहीं हासिल हो सकती है। ठीक है, सोचने से बस एक ही चीज हासिल होगी, वो है आपका स्ट्रेस, वो है आपका तनाव, और कुछ नहीं। इसके अलावा शारीरिक व्यायाम या फिर फिजिकल एक्सरसाइज, तो भाई हाँ, तनाव कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिम जा सकते हैं, ठीक है, पार्क जा सकते हैं, पार्कों के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, जिम वाले मशीन होती है, तो वो वहां पे जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक व्यायाम करने से भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो होता है, तनाव जो होता है, वो कम कहीं ना कहीं होता है। इसके अलावा इस स्वास्थ्य जीवन शैली या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, देखो एक अच्छी खान पीन, अच्छा पहनावा, ये चीजें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कम करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, अगर अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, टाइम पे अपनी नींद ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपके तनाव को कम करने का काम जो है वो करती हैं। किसी से बात करना, टॉकिंग टू समवन, तनाव कम करने का एक और अच्छा तरीका होता है कि अपनी बातों को, अपने इमोशन को कहीं ना कहीं दूसरों से शेयर करते रहना चाहिए, चीजों को बताते रहना चाहिए। जब हम तनाव कहीं ना कहीं जब ज्यादा बढ़ जाता है, जब कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विचार अपने दिमाग में स्टोर करके रखने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं अपने विचारों को, अपनी थॉटों को कहीं ना कहीं समय समय पर कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से बताते रहना चाहिए। आपकी चाहे चिंताएं हो, आपके जो भी विचार हो, कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे लोगों को बताते रहोगे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीजें तो हल्की होती रहेंगी। ठीक है, तो आप सबकी लाइफ में कहते हैं कोई ना कोई तो होते हैं जिसको हम अपने विचार अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो अपने विचारों को बताने से भी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, वो कहीं ना कहीं कम होता है। और लास्ट भाई माइंडफुलनेस और ध्यान, देखो ये वाली एक्टिविटी मैं बताई चुका हूँ क्या है एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी को करने से कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है। ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन सारी चीजों के जरिए भी हम अपने तनाव को कहीं ना कहीं कम जो है वो कर सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ आपको नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके नोट्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।